This conference will now be recorded. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बात? इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं मैं इससे। तो अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं इसके अंदर, जो नेक्स्ट चीज पे हम पहुंच, हाँ जी सर, इसमें जो आपने वो पैरम्स वाला करवाया था ना, वो लिंक में से ट्रिब्यूट कर रहे थे, तो सर वो ना मतलब लिंक नहीं बन रहा मेरे में, क्योंकि हेरफ हम वो पहले नहीं देते ना, HREF वो सेट करवाते हैं, तो वो उस टाइम पे उसको लिंक ले ही नहीं रहा। कौन से वाले में कह रहे हो सर? जो पैरम्स में आपने करवाया था ना, वो लॉगिन टू / यूजर ID / पासवर्ड, वो वाला जो हमने यहाँ पर एक्सेप्ट की थी वैल्यू, और उसे कौन से पेज में यूज किया था भाई हम लोगों ने उसे? सर लॉगिन में यूज किया था ना। हाँ जी। URL में क्या ऐड नहीं हो रहा? नेम और पासवर्ड ऐड नहीं हो रहा? नहीं सर, मतलब अगर मैं इस पे पाथ पे क्लिक, मतलब पाथ ना मेरा वो नहीं बन रहा, लिंक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे HREF प्रोवाइड नहीं करा ना हमने, जहाँ पे ID = लोड करा हुआ है A टैग में। सर A टैग में ये करा तो है, A टैग में नहीं दिया है, डायनेमिकली ऐड कर दिया ना मैंने उसे। बट सर वो ना बन ही नहीं रहा। वो आप कैसे देख रहे हो? राइट क्लिक इंस्पेक्ट या राइट क्लिक व्यू सोर्स? सर मतलब जब मैं उस पे क्लिक करने जा रही हूँ तो क्लिक हो ही नहीं रहा है वो पाथ जो है। तो कुछ बग आ रहा है, आपने चेक किया था? ये सर मतलब बग तो कुछ नहीं है, मैंने पूरा काफी देर चेक करा, मेरे को समझ में नहीं आया हो क्या है। एक मिनट, मैं एक बार चेक करता हूँ जो आपका सिमुलेशन करते हैं। देखो, जैसे लॉगिन पे गए थे और यहाँ पाथ है अपने पास ना, तो अगर हम इस पाथ पे जाकर इस मोमेंट पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट करते हैं, देखो, तो इंस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप इंस्पेक्ट करते हो तो देखो यहाँ पर ये आना जरूरी है इंस्पेक्ट पे, लॉगिन टू। और अगर ये अनडिफाइंड आ रहे हैं सपोज, अगर आपके ये HRF नहीं जुड़ रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर कोड को कॉल नहीं हो रहा होगा आपका। तो आप यहाँ पर console.log लगा के देखो कि आपने कहीं लोड की स्पेलिंग या कुछ ऐसा गलती तो नहीं कर दी है। समझ रहे हो बात? ओके सर, अगर वो देख लिंक नहीं बन रहा तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आए थे हम, ये तो हमने कर लिया है। आज के एजेंडा पे आते हैं, आज हमें क्या क्या शुरू कर लेना चाहिए इसके अंदर। देखो, अभी कुछ इश्यूज हैं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हम लॉगिन करते हैं ना, पहले मैं उसी पे सिमुलेट करता हूँ। जैसे मैं इस पे लॉगिन करता हूँ, तो जैसे मैं इस पे लॉगिन हो जाता हूँ, व्हाट आई वांट कि जैसे ये लॉगिन हो जाए मेरे पास, और मैंने सपोज अभी, क्योंकि हमारे पास फेक लॉगिन है, लॉगिन किया, यहाँ आते हैं वेलकम पे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक डैशबोर्ड खुले। आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा, ज्यादातर वेबसाइट्स पे ऐसा होता है ना कि जब हम लॉगिन कर जाते हैं तो एक डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है। तो अभी ना ऐसे ऐसे लेके चल रहे हैं कि हम जो शॉपिंग बना रहे हैं उसमें कुछ पॉइंटर्स रख रहा हूँ देखो आपके सामने, कि द फर्स्ट एब्सोल्यूट पॉइंटर इज कि अभी क्या क्या मिसिंग पार्ट है, इसको भी साथ साथ में रख रहा हूँ, ताकि हमें पता रहे आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी अपने पास कोई डेटाबेस नहीं है, तो एक हमें चाहिए डेटाबेस आगे के लिए, जो नहीं है अपने पास। कैसे आएगा ये भी सोचना है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ लगा देंगे मोंगो। ये बड़ी पिक्चर है जो हम एक्चुअली में अचीव करने वाले हैं। 1-2 क्लासेस में यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पर अपने पास एक्सप्रेस बैठा होगा, लेकिन यहाँ बीच में हम बिठाएंगे एक लाइब्रेरी को जिसका नाम है मंगूस, ठीक है। फिर हम यहाँ इधर बिठा देंगे एक्सप्रेस को। तो एक्सप्रेस जो जाएगा वो मंगूस से बात करेगा, मंगूस मोंगो से बात करेगा। तो ये एक ODM है अपने आप में, ऑब्जेक्ट डेटा मैपिंग करवा रहा है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हमारे जो भी व्हाटएवर हमारे पास डेटा है तो उससे मैप करा रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट को इस डेटाबेस से मैप करा देगा। तो हम ऑब्जेक्ट को डेटा मैप करवा रहे हैं। तो डेटा बोलने के लिए मैं वर्ड यूज कर लूँ, डॉक्यूमेंट इज द राइट वर्ड। ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो कैसे करेंगे देखेंगे, ब्लैक बॉक्स है। तो अभी अपने पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपने पास कोई HTML का पेज है। यहाँ पर इस HTML के पेज में जाकर हम अपना क्रेडेंशियल डाल रहे हैं यहाँ पर से। तो हम यहाँ से यूजर ID पासवर्ड डाल रहे हैं, यहाँ सबमिट कर रहे हैं। सबमिट करके जैसे हम यहाँ सबमिट करते हैं, यहाँ से हम जंप लगा देते हैं
एक्सप्रेस की तरफ, ठीक है। तो एक्सप्रेस में हमें मिलता है यहाँ पर राउट, तो यहाँ एक राउट बैठा हुआ है, तो इसका मतलब हमारी यहाँ से जो जंप लग रही है एक्सप्रेस से, वो यहाँ इस राउट पे लग रही है। राउट हमें राउट कर रहा है किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब वो राउट करे तो हमें बदले में ना एक डैशबोर्ड का पेज देते हैं। तो जनरली आप जब लॉगिन होते हैं तो आपके पास डैशबोर्ड पेज आता है। जैसे आप जीमेल पे लॉगिन करते हो तो आपके पास जो जीमेल की मेल्स दिख रही हैं उसमें सेंड मेल, कंपोज, ड्राफ्ट में मेल, ये सारी चीजें जो है वो आपके डैशबोर्ड का पार्ट है। तो हम भी यहाँ पर डैशबोर्ड लगाते हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा ऐसा करते ही। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वेब पेज के लिए। तो हम वेब पेज के लिए ऐसा करना शुरू करेंगे। जैसे साहिल पूछ रहा है, हाँ मोंगो यार जेडीबीसी से एक अबव लेवल पे है। जो जेडीबीसी है उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। जेडीबीसी में अगर आपने कभी भी डेटा निकाला हो तो आपने क्वेरी लिखी है, क्वेरी से डेटा लेकर आए हो, तो क्वेरी डेटाबेस डिपेंडेंट होती है। तो अगर डेटाबेस का वर्जन चेंज हो जाता है, नई क्वेरीज आ जाती है, तो आपको कोड में फिर से चेंज करना पड़ेगा। फिर जो भी आप डेटाबेस में से निकाल के लेकर आओगे डेटा, उसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने जो भी डेटा निकाला उसमें से, उसको जाकर फिर आपको ऑब्जेक्ट्स में भरना पड़ता है। ये सारे काम मोंगूज कर देगा हमारे लिए, तो हमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। हम कुछ फंक्शंस को बुलाएंगे जो मोंगूज के होंगे। मोंगूज अपने इंटेलिजेंस से, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ अपने इंटेलिजेंस से, ये काम करके आएगा कि भाई मैं जाकर मोंगो के हिसाब से अपने आप कन्वर्ट करके वहां से जेसन लेकर उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें हैंड ओवर कर देगा। इसलिए बड़ी चीज है। तो जावा में ऐसी चीज होती है हाइबरनेट। तो जावा में हाइबरनेट और यहाँ हम मोंगूज बराबर है बात, ठीक है। वो ओआरएम है, ये ओडीएम है। ओआरएम का मतलब वहां होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, क्योंकि वहां पर आरडीएमएस होता है इसलिए ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। यहाँ डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग। तो ये समझना, जेडीबीसी से अबव चीज पढ़ रहे हैं, इट इज मोर क्लोज लाइक हाइबरनेट, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं। तो यहाँ हम पहुंचे इस जगह, और इसमें अब क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं एक साथ लेकर आऊंगा धीरे 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 करके, लेकिन सब कुछ बहुत अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इसी प्रोजेक्ट को मैं काफी ग्रो करने वाला हूँ। इसलिए आप इसे साइड बाय साइड हर बार कोड करते रहना इसका, ताकि हमें इसकी क्लैरिटी भी आए बहुत अच्छे से। तो अभी सबसे पहला जो एब्सोल्यूट नीड है वो है कि भाई मेरे को चाहिए डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में डिजाइन नहीं कर रहा, क्योंकि डिजाइनिंग का कोर्स तो हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम कोडिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो हम जाते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे जाओ, वहां से एक बना बनाया तुम्हें टेम्पलेट मिल जाएगा, इसलिए वर्ड यूज करो टेम्पलेट, ढांचा सिर्फ वो मिल जाएगा, उसे हम यूज कर लेंगे। तो गेट स्टार्टेड पे जाता हूँ, और यहाँ से आपको पता है यहाँ से आपको बूटस्ट्रैप की सीएसएस मिल जाती है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, सीएसएस को मैंने इसे कॉपी कर लिया, और इस सीएसएस को जाकर हम क्या करते हैं, लॉगिन पे जाते हैं। सबसे पहले लॉगिन पे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं कि वी वांट टू यूज दिस सीएसएस, ठीक है। और ऐसे ही हम आगे का सोच लेते हैं कि हम हमारे पास यहाँ से जब वो लॉगिन कर जाएगा सक्सेसफुली, तो हम एक dashboard.html बनाएंगे, वहां पर भी इस सीएसएस को डालकर आते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं डैशबोर्ड। आई होप यहाँ तक सबको बात समझ में आई। तो अभी हमने सबसे पहला काम कर दिया कि हमने एक डैशबोर्ड की सीएसएस यहाँ स्पेसिफाई करके छोड़ दी, ठीक है। वो हमने यहाँ लगा के छोड़ दिया। आई होप यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अब जो हमने यहाँ डैशबोर्ड की सीएसएस लगा दी, तो लुक एंड फील हमारे, मतलब डैशबोर्ड की सीएसएस बोल रहा हूँ, बूटस्ट्रैप की सीएसएस लगा दी है, तो लुक एंड फील अच्छी आ जाएगी अपने पास एटलीस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं ये काम कैसे करेगा। तो अभी सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि login.html जो हमने बनाया है, इसकी लुक एंड फील थोड़ी सी सुधार दी जाए ताकि ये अब एप्रोप्रिएट लगे। बहुत बेसिक सा लुक एंड फील हमने बना लिया था यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के रेफरेंस के लिए कि हमने कैसा बनाया था इसे। तो मैं फटाफट इसे सुधार रहा हूँ ताकि ये लुक एंड फील वाइज अच्छा दिखना शुरू हो जाए। तो आप क्या करो, यहाँ जाकर एक डिव लगाओ, ठीक है। और डिव पे हमने क्लास लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लास स्पेसिफाई कर दो कंटेनर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लास स्पेसिफाई कर दी। यार ये कौन सा यूजर है, 372067917, अपने इंटीग्रेशन बताओ, क्यों नाम नजर नहीं आ रहा आपके ऊपर सर। हाँ जी, 372067917। सर अनुज तिवारी सर। अच्छा, ये फिर अब तो अनुज तिवारी वहां से बोलो, ये क्या है 917? यस सर। 2 से लॉगिन हो क्या? सर मोबाइल से लॉगिन हो सर आज मैं एक्चुअली सर। वो तो दिख रहा है मुझे अनुज तिवारी, 917 क्या तिवारी है ये पूछा था। ये किसी और का यूजर है क्या? सर ये नहीं, मैं अन्य आपको तो मुझे दिख रहा है, ये जिसका 67917 उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये कौन सा यूजर है, वो अपने एंट्री से बताओ। 67917 सर
टेम्परेरी में। तो मैं यहाँ पर चल जाता हूँ जी। तो ये डिव हम लोगों ने बिल्ड कर दिया, क्लास कंटेनर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। इस पे जाकर हम h1 पे जाकर क्लास पे जाकर यहाँ हम स्पेसिफाई कर देते हैं इसके अंदर अलर्ट इन्फो, ठीक है। और इस अलर्ट इन्फो पे हम यहाँ पर स्पेसिफाई करके आते हैं, लेट्स से यहाँ जाकर मैं इसमें स्पेसिफाई कर देता हूँ लॉगिन, ठीक है। और यहाँ इसके अंदर जाके फिर हम एक डिव बनाए थे, और इस डिव पे जाकर भी हम यहाँ पर एक क्लास स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। और इस क्लास पे जाकर हम, तो ये सब सारी क्लासेस है, ठीक है। तो मनीष पूछ रहा है नोड.जेएस में बिना कोई फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट नहीं बनता। बिल्कुल यार, फ्रेमवर्क तो चाहिए अगर वेब बना रहे हो तो। और अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो वेब रिलेटेड नहीं है, या आप कोई सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, या कोई प्लगइन बनाना चाहते हो, या कोई मॉड्यूल बनाना चाहते हो, या कोई लाइब्रेरी बनाना चाहते हो सेल्फ, तब आप नोड प्योरली यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर वेब बना रहे हो तो आपको फ्रेमवर्क चाहिए, वरना आपने देखा यार ओन सर्वर बनाया था ना, खुद का सर्वर, तो या तो आप वेस्ट बनाओ खुद बैठ के इतना बड़ा सर्वर, खुद लिखो, हैंडल करो सारी चीजों को, या बेटर कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज करो। इसलिए वेब के कंटेक्स्ट में हमें चाहिए, इवन अगर हम नेटवर्क बेस्ड भी बनाएंगे तब भी चाहिए। लेकिन अनटिल अनलेस कि अगर आप ना तो वेब बना रहे हो ना ही नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आप कोई एक ऐसी लाइब्रेरी बना रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मैथमेटिक ऑपरेशन के लिए लाइब्रेरी बना दी, या टैक्सेशन के लिए कोई लाइब्रेरी बना दी, तब आप प्योर नोड पे खेल रहे हो, क्योंकि प्योर जावास्क्रिप्ट लग रहा हो वहां पर, ठीक है। आई होप बड़ी बात समझ में आई है कहाँ से यूज करना है। सर जैसे हम पीएचपी पे काम करते हैं तो कोर पीएचपी में ही प्रोजेक्ट आ जाता है, पेन भी तो कितना बड़ा है। नोड पे काम किया तो हमने अपना सर्वर लिखा था ना। मैं खुद तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम खुद शॉपिंग लिखना पसंद करोगे नोड पे प्योर, जो हमने ओन सर्वर लगा के एफ कंडीशन लगाई थी? बना पाओगे? अभी देखो ना कोड कितना सही हो चुका है, स्ट्रक्चर्ड है कोड, हर चीज तोड़ तोड़ के लिख दिया हम लोगों ने। वहां कैसे लिखोगे, समझ रहे हो? तो जो कोर पीएचपी की जब बात करते हैं यार, तो कोर पीएचपी सिर्फ कब तक बंदा यूज करता है? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इससे बियॉन्ड तो नहीं करता ना। ये तो नहीं करता ना कि कोई लाइव एप्लीकेशन बना रहा हो उठाकर और बिल्ड करके उसे लाइव कर रहा हो, नहीं कर रहे ना। सिर्फ बेसिक ज्ञान सीखा, उसके बाद कोई ना कोई फ्रेमवर्क उठाते हैं और फिर बिल्ड कर देते हैं लार्ज लेवल की एप्लीकेशंस, ठीक है। सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब हम अगर शॉपिंग बना रहे हैं तो शॉपिंग में नोड में जाके लिखूं कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं नोड इनडायरेक्ट तो यूज कर रहा हूँ ना, उसके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, उसके एफएस, उसके पाथ, ये सारी चीजें तो मैं यूज करता ही हूँ, तो उसका मैं नोड इनडायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। लेकिन मैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए नोड यूज करूँ, ये आपको समझना होगा ना, दिमाग लगाना होगा, तभी समझ आएगी बात, ठीक है ना। किसी भी एम्प्लॉयर के पास इतना पैसा है कि वो आपको सिर्फ कहे कि आप नोड में लिखो और प्रोजेक्ट बनाते रहो, चाहे जितनी मर्जी फेल्स हो, टाइम और मनी दोनों ज्यादा जाएंगे। इसलिए ये फ्रेमवर्क्स आए हैं मार्केट में, इसलिए फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं वेब के लिए, ठीक है जी। समझ में आ रही बात मनीष? अगर आप पीएचपी में काम भी कर रहे हो तो आपने कोई वेबसाइट लाइव करी है कोर पीएचपी में अपने ऑफिस में की है? फ्रेमवर्क में किया है, फ्रेमवर्क में, कोर पीएचपी में लाइव नहीं। आप क्यों नहीं कर रहे वहां पर? अब मेरा क्वेश्चन आपसे, नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। क्योंकि सर उसमें कोर में स्ट्रक्चर प्राइस कुछ सही नहीं है, इसमें सब कुछ खुद से करना। सेम आंसर है यहाँ पर। कोर पीएचपी इज जस्ट, अगर आप ध्यान से तो कोर पीएचपी किस लिए की जा सकती है कि अगर फ्रेमवर्क में कोई चीज नहीं बनी हुई तो आप उसे बना लो, यही होगा ना उसका यूज सिर्फ। तो अगर मेरे को कोई मिडलवेयर यहाँ नहीं मिलेगा बना हुआ तो मैं उसे लिख लूंगा नोड से, इसलिए नोड पड़ा है, ठीक है। 404 नहीं था ना, तो हमने 404 खुद लिखा ना। अगर हम कोड में देखें तो 404 हमने खुद लिखा है अल्टीमेटली। उसके अंदर जो भी लॉजिक हो, जो भी हम लिखेंगे, वो सब हमारे हिसाब से लिखा जाएगा। हमने उस बने बनाए मेथड को कॉल लगा दिया इसके साथ साथ। अब कोई और फीचर लगाना होगा मेरे को, जैसे कि कॉर्ड्स लगाना होगा, तो मैं कॉर्ड्स लिख सकता हूँ खुद, अगर मुझे बना बनाया नहीं मिल रहा तो। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो चीज बनी बनाई है वही प्लग करना है। मैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल देके बताता हूँ यार। हमारे ऑफिस में किसी ने एक मैसेजिंग क्यू सिस्टम्स होते हैं, बैंक्स में चलते थे, तो जितने भी लोन्स डिसबर्स होते हैं, जैसे आपको लोन मिला या आपके लोन की रिक्वेस्ट आई, क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट आती थी, तो हम एक मैसेजिंग क्यू बना देते थे, तो क्यू में मैसेज जाते रहते थे। तो हम सब लोगों ने रिव्यू होता था कि हाँ जी आपने इस 6 महीने के अंदर या साल भर के अंदर क्या इनोवेशन करी कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं R&D टीम में था,
तो ऐसी और भी बहुत सारी टीम्स होती थी हमारे साथ, यानी कि मैं अकेला R&D टीम को हैंडल नहीं कर रहा था, और भी मैनेजर्स थे वो भी हैंडल कर रहे होते थे। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ क्या हुआ। तो किसी एक टीम ने, तो एक टीम थी, मैं उसने बंदे का नाम ले रहा, उसकी टीम ने 6 महीने लगाकर मैसेजिंग क्यू बनाया, 6 महीने लगा के मैसेजिंग क्यू बनाया। अब उसका डेमोस्ट्रेशन का टाइम था, जैसे हम लोग अपनी अपनी चीजें डेमोस्ट्रेट करते थे ऐसे उसे भी डेमोस्ट्रेट करना था। उसने डेमोस्ट्रेशन करनी शुरू करे। डेमोस्ट्रेशन के टाइम पे एक बंदा बैठा हुआ था, वो नोट कर रहा था जो पॉइंट बोलता था। तो बता रहा मैसेजिंग क्यू में मैसेज आ सकते हैं, 150 मैसेजेस की क्यू बन सकती है, इतनी देर में प्रोसेस हो सकती है, अगर एक्सेप्शन आ गई तो कैसे हैंडल कर लेंगे हम इसे, ऐसे करके उसने बहुत सारे फीचर गिनवाए अपने। और एक बंदा वहां चुपचाप बैठा हुआ ना, वो भी सीनियर मैनेजर था, वो नोट कर रहा था सारे फीचर, लिखे जा रहा था। जैसे ही उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करी, उसने बोला मैं कुछ डाउट्स है मेरे को, मैं पूछना चाहता हूँ। यस, सारे लोग बैठे थे, सीनियर मैनेजमेंट बैठी थी, मतलब सीनियर मैनेजमेंट का मतलब समझ लो जो पैसा लगाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सब, वो लोग बैठे थे। उसने बोला कि whatever the features you have built, this is actually already written in a software called Apache Camel। तो एक Apache Camel नाम से ओपन सोर्स आता है जो मैसेजिंग क्यू के लिए यूज होता है, और वो सारे फीचर जितने उसने बनाए थे वो सब कुछ लिखे हुए थे ऑलरेडी। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन पता क्या था? कहता व्हाई यू वेस्ट 6 मंथ, व्हाई नॉट यू यूज दिस ओपन सोर्स, एंड व्हाई नॉट यू एक्सटेंड इट, मतलब आप उसे एक्सटेंड करते उससे ज्यादा फीचर बनाते। उसका कोई जवाब नहीं था, और मैनेजमेंट के सारे लोग इस तरीके से देख रहे थे उसे कि उसे खा जाएंगे अभी अभी, समझ रहे हो? तो आप समझना, जब भी आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे, अगर कोई भी चीज पहले से प्री बिल्ड है तो आप उसे बनाकर कोई फ्रूटफुल काम कर ही नहीं रहे हो कंपनी में, समझ रहे हो? अनटिल अनलेस कि आप उसे यूज करके कुछ बनाओ। जैसे हम एक्सप्रेस को यूज करके शॉपिंग बना देंगे तो फ्रूटफुल है, लेकिन मैं एक्सप्रेस के बिना बैठ के अपना सर्वर लिखूं जैसे हम लिख रहे थे और फिर उसके ऊपर शॉपिंग बनाऊं तो बहुत टाइम जाने वाला है, और ना ही वो एक्सप्रेस जितना मैच्योर होगा। एक्सप्रेस आया 2011 में, आप बनाओगे 2020 में, हद मना के 1 महीना लगा लोगे, तो 1 महीने में बनी हुई चीज और 2011 से बनी हुई चीज में बहुत बड़ा फर्क है, समझ रहे बात? दिस इज द आंसर जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिर्फ आप उन्हीं चीजों को टारगेट करो जो हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर से, हम उसे बना लेंगे बस, ठीक है? ऐसी चीजें आएंगी हमारे सामने भी धीरे धीरे जो नहीं होंगी यहाँ पर। चलो जी वापस आते हैं, लॉगिन पे थे हम लोग, डिव क्लास हम लोगों ने बना दी यहाँ पर। अब हम इससे आगे बात कर रहे हैं, तो इससे आगे देखना शुरू करते हैं। तो देखो, तो हमारे पास डिव क्लास है यहाँ पर, यहाँ जाकर मैंने लिख दिया फॉर्म ग्रुप, फॉर्म ग्रुप यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ हमने एक लेबल दे दिया इसके साथ, और प्लस इनपुट दे दिया, ठीक है? लेबल पे जाकर मैं लिख दिया यूजर आईडी, यहाँ जाकर इनपुट पे जाते हैं, यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया इसके साथ इसका आईडी अगर हम चाहते हैं तो, उसका नेम अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है? तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, ठीक है? ये पहले हमने यूज कर रहे थे इसलिए मैंने वैसे का वैसे ऐसे रख दिया, ठीक है? और साथ में इसके साथ प्लेस होल्डर डाल दिया, और यहाँ लिख दिया टाइप यूजर आईडी। तो इससे लुक एंड फील थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी फिर, क्योंकि मैं डैशबोर्ड भी अच्छा बनाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इसकी लुक एंड फील अजीब सी रखना चाहता हूँ। और बिकॉज हम इसे प्रोजेक्ट की तरह लेके चल रहे हैं इस एप्लीकेशन को, तो ऑब्वियसली बात है इसकी लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इसे प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता जाऊंगा धीरे धीरे, और आप लोग मेरे साथ बने रहो ताकि आपको प्रोजेक्ट सबको समझ आ जाए कि हाँ जी प्रोजेक्ट बनता कैसे है, ठीक है? तो मैंने यहाँ तक ये बना दिया, ठीक है? ये तैयार हो गया अपने पास। साथ में इस पूरे को मैंने यहाँ पर फॉर्म टैग में डाल दिया, ठीक है? ये फॉर्म टैग आ गया, कि फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से इसे कट किया, और यहाँ ये डिव खत्म हो रहा है तो यहाँ लगा दिया मेरे से फॉर्म टैग को। इसके साथ मैंने लिख दिया, मैं ये कॉपी पेस्ट करते हैं इसे भी, क्यों इतना लिखे, तो फॉर्म मेथड ऐसा लिख के छोड़ दिया मैंने, ठीक है? ये हमने स्पेसिफाई करके छोड़ दिया। अभी फिलहाल में जो डायनेमिक वाला कोड था इसमें मैं ये सब हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? ये आपके कमेंट टिप में रख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे हमने किया था कुछ। अब बस हम इतना करके छोड़, तो यूजर आईडी अपने पास, पासवर्ड है, हम यहाँ से सबमिट करेंगे, सबमिट करके ये फॉर्म टैग पे एक्शन लॉगिन कर देगा, दैट्स इट। और यहाँ जाकर इनपुट टाइप सबमिट लॉगिन करके रहते हैं हम, तो यहाँ भी जाकर हम ऐसा कर देते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, फॉर्म ग्रुप में से डालते हैं, कोई डाउट होगा पूछ लेना, और यहाँ जाकर इसको भी कट कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, बटन लगाते हैं। अगर आप में से किसी को CSS नहीं आती हो तो CSS का मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा थोड़े टाइम में, आप उसे देखना शुरू करना, वहाँ पर आप CSS के बारे में अच्छे समझ पाओगे, ठीक है? तो जिसको CSS नहीं आती है तो मैं यहाँ बटन स्पेसिफाई कर देता हूँ, और यहाँ पर हम डाल देते हैं बटन,
लॉगिन ऐसा डाल देते हैं, टाइप में हम सबमिट डाल देते हैं इसके, ठीक है, और क्लास डाल देते हैं इसके आगे। क्लास में जाके ले देते हैं BTN और BTN प्राइमरी, ठीक है। ये हम लोगों ने तैयार कर लिया भाई login.html का। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात आप सबको? अब हाँ जी, मेरे जो फॉर्म टैग है ये HTML5 का फीचर है ना? नहीं यार ये तो बचपन से फॉर्म टैग, तो वेब पूरा फॉर्म टैग चल रहा है यार, बहुत बहुत पहले चल रहा है, जब से HTML होगा तब से। अच्छा, मतलब अगर हम जिस भी फॉर्म टैग के अंदर सबमिट वाला बटन बनाएंगे जिसके अंदर हम सबमिट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म को सबमिट करेगा जिसके अंदर वो इनक्लोज है। हाँ हाँ ठीक ठीक है जी। और यहाँ हम जाते हैं, यहाँ लिखते थे क्लास फॉर्म कंट्रोल, और यही क्लास हम यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। इसे रिफ्रेश कर देते हैं, ये ऐसा दिखना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तब तो ठीक है सब, और यहाँ टेक्स्ट सेंटर डाल देते हैं, तो ठीक ठाक सा फॉर्म आ गया हमारे पास, पहले जैसा था उससे अच्छा है। अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं तो हमें पता है लॉगिन करके यहाँ पहुंच जाते हैं, ये बुरा है, ठीक है। अब ध्यान सुनना बात, अब मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि dashboard.html पे इसकी लुक एंड फील आ जाए बढ़िया सी। तो अब एफर्ट ये, या तो आप जिस जो बच्चा आप में से CSS सीख कर बैठा हुआ है, क्योंकि UI का कोर्स हम लोग अलग से कराते हैं, वो CSS सीख के बैठा हुआ वो उसे यूज करे। जिसको नहीं सीखा वो कोई रिग्रेट नहीं है, वो अन्नू मलिक बन जाए, ठीक है। तो वो क्या करे, वो यहाँ से पहुंचे इस जगह, इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे हमें थीम्स मिल जाएंगी पहले से बनी बनाई, उन थीम्स को यूज कर ले। यहाँ होगी वो, आई थिंक यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, सॉरी, यहाँ तो अलग ही पेड वाली आ जाएगी। तो हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं, यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें चाहिए डैशबोर्ड, देखो ये है डैशबोर्ड जैसा, तो इस पे बस क्लिक किया जाए, ये हमें डैशबोर्ड मिलता है। राइट क्लिक किया जाए, व्यू पेज सोर्स किया जाए, Ctrl+A Ctrl+C, बस ऐसा कर दो, ठीक है। और यहाँ जाके Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है। फिर थोड़ी इंटेलिजेंस लगानी है इसके ऊपर तभी चलेगा। तो फिलहाल हमने ऐसा बना दिया कुछ dashboard.html। अब पहले क्या करा जाए, इस dashboard.html को भी चलाकर देख लो, ओपन विद लाइव सर्वर करके, या यहीं पे यहाँ पे जाके भी चला ही सकते हैं ना। तो यहाँ जाकर लॉगिन हटाकर क्या लिख दिया जाए, dashboard.html को देखा जाए क्या ये दिखता है, वैसा नहीं दिखता। अब इसके पीछे कुछ रीजंस रहे होंगे, उनको हम देख लेते हैं एक बार कि क्यों नहीं दिखता वैसा। तो एक हमारे पास बूटस्ट्रैप की CSS हमें चाहिए, वो हम लॉगिन में से ले आते हैं। इसने कुछ कैनोनिकल में दे रखी है, लेकिन हम ये वाली उठा लेते हैं अपनी वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ इसे, ठीक है, इसे उठाया और यहाँ गए, यह लिंक मिला हमें, इसे मैंने उठाकर पेस्ट कर दिया इस लिंक को, ठीक है। ये लिंक बाकी सब उड़ाया था मैं, कैनोनिकल वाला। अच्छा जी, फिर ये कुछ लिंक्स है इसके पास, ये ठीक है, ये नाइस टू हैव जैसे ये आइकन्स है, मेरे को भी इतना इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है dashboard.css, ये नहीं है अपने पास, इसलिए लुक एंड फील अच्छी नहीं आ रही। तो पहले तो इसे रिफ्रेश कर दो, ठीक है जी, कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो यहाँ जाते हैं इस जगह, तो अगर हम यहाँ जाके देखें तो यहाँ इसके पास थी dashboard.css, ये इसने अपनी खुद की बना रखी है जिसमें से कुछ लिखा होगा। तो हम यहाँ जाते हैं dashboard.css पे, इसको बंद करता हूँ। तो ये है dashboard.css, Ctrl+A Ctrl+C, क्योंकि इसने बनाई है अपनी खुद की लुक एंड फील के लिए। तो आप पब्लिक में जाओगे, पब्लिक में इमेजेस थी, ठीक है जी, और हमारे पास पेजेस हैं, तो पब्लिक में ही एक फोल्डर बना दिया जाए जिसका नाम रख देते हैं हम एसेट्स। ध्यान देना, एसेट्स, ठीक है। एसेट्स के अंदर बना देते हैं एक फोल्डर CSS, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर एक और फोल्डर बना दिया, और यहाँ डाल देते हैं हम design.css, यहाँ कर देते हैं इसे पेस्ट, ठीक है। और इमेजेस को भी उठाकर यहाँ डाल देते हैं एसेट्स में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया अपने पास कि एसेट्स हो गए सब हमारे, ठीक है। तो फॉन्ट भी आएंगे तो वो भी यहीं डाल देंगे हम, मेक सेंस। तो एसेट्स में ही आगे के लिए, फ्यूचर के लिए फॉन्ट्स डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई फॉन्ट्स डाउनलोड करते हो तो ये आपके पास आ गया design.css, बढ़िया। अब डैशबोर्ड पे जाया जाए और यहाँ जाकर हम लिख देते हैं इस जगह assets/css/design.css, मेक सेंस। अब आ जाओ जी यहाँ पर, तो देखते हैं ना कोई दिक्कत है तो किसी को। तो यहाँ से हमने इसे रिफ्रेश किया, देखो ये हमारा काम हो गया, यहाँ पर दिख गया बढ़िया। तो लुक एंड फील आ गई वैसी।
अब बहुत कुछ है लर्निंग करने के लिए हम लोगों के लिए। तो अब क्या करते हैं हम, अब देखते हैं इसका इल्यूजन बोल रहा हूँ, सही तो अभी भी नहीं है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जाते हैं, राम लॉगिन लिखा, खटैक, यहाँ पासवर्ड वासवर्ड को चक्कर है, आई थिंक वो कैपिटल और स्मॉल का चक्कर लग रहा है मुझे। तो यहाँ जाके मैं लिखता हूँ अमित और लॉगिन। क्यों भाई इनवैलिड क्यों बोल रहा है मुझे? तो सबसे पहले तो पता लगाते हैं इनवैलिड क्यों बोलना शुरू कर दिया इसने मेरे को। लॉगिन 2 है, वो लॉगिन 2 है। लॉगिन 2 है अपना? हाँ, ये इसमें लॉगिन 2 है, उसमें लॉगिन 1 है। लॉगिन पे सर इसमें आपने वो कर रखा है ना, पैरामीटर्स वाला कर रखा है ना, इसलिए ये उधर लिंक तो सर उसमें सर आपने लिखा था भाई, लिखा तो है, लिखा है ना हमने यहाँ पर, तो ठीक ठाक लग रहा है देख मेरे को। तो अभी अब देखते हैं ना कि क्या गड़बड़ पता लगाने का बेस्ट तरीका है console.log, और यहाँ आप लिख दो यूजर आईडी इज कॉमा यूजर आईडी और पासवर्ड इज कॉमा pwd, ठीक है, ये पता लगा दो और यहाँ डाल दो। एक बार आप डिबगर यूज करके दिखा दो इसके लिए। डिबगर के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करानी पड़ेंगे दोस्त, अभी करवाऊंगा वो, क्योंकि जाएगा आधा घंटे के आसपास जाएगा हमें डिबगिंग यूज करने में ना, क्योंकि मेरे को क्रोम की कुछ एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी तभी चलेगा इसका डिबगर। इसके बाद जो डिबगर्स हैं जो आप नेट पे देखोगे वो चलते नहीं है, अब जो चलता है वो क्रोम की एक्सटेंशन के साथ चलता है। तो मैं उसके स्टेप्स सिखाऊंगा आप लोगों को, काफी सारे स्टेप्स हैं मैं सिखा दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है इसके पास आईडी नहीं है ना यार, ये जैसे किसी ने अगर इक्लिप्स यूज किया तो वहां तो इनबिल्ड होता है डिबगिंग, ये आईडी नहीं है, कोड एडिटर है, तो हमें डिबगिंग के प्लगइन डालने पड़ेंगे पहले और फिर अटैच करने पड़ते हैं ब्राउजर के साथ, तब वो चल पाते हैं। ठीक है, वो भी बताता हूँ आपको, पहले एक बार ये इसे निपटा लेते हैं। हाँ जी, इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पहुंचते हैं हम। अरे बाप रे, अभी भी क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अच्छा ये देखो यूजर आईडी अमित जा रहा है, ओहो पता क्या हुआ है, कॉपी पेस्ट हुआ है, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है। आईडी पासवर्ड रह गया, नेम रह गया ना गलत, नेम रह गया pwd, तभी वो यूजर आईडी में दोनों चीजें भर के भेज रहा है। पैक करते हैं इसे, फिर इसे रिफ्रेश करते हैं ताकि चेंजेस ले लेता है। यहाँ अमित लिख देते हैं, यहाँ पर भी हम अमित लिख देते हैं और लॉगिन कर देते हैं। ठीक है, तो वेलकम पोस्ट तो बोल दिया इसने, बहुत बढ़िया, सही गया। डैशबोर्ड नहीं दिखाया, डैशबोर्ड दिखाने के लिए समझना क्या करते हैं। डैशबोर्ड दिखाने के लिए आप आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, हमने लिखा होता है ये, इसे कर देते हैं कमेंट। अब नई चीज आती है आपके पास, response.send फाइल, ये नई चीज हमारे सामने आती है, सेंड फाइल, जिसके थ्रू हम फाइल को सेंड कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे सेंड फाइल, ये देखते हैं। तो अगर मैं सेंड फाइल में जाकर यहाँ लिख भी दूं dashboard.html तो ये नहीं जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि dashboard.html इस जगह नहीं पड़ी ना, देखो इधर नहीं पड़ी, तो उसे पब्लिक में ढूंढना पड़ेगा उसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे क्वेश्चन आता है कि हम नोड कहाँ यूज करेंगे, अभी नोड ही तो है, अभी यूज करना है, तो const path require path, ये मुझे लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मैं पाथ निकालूंगा, तो पाथ निकालने के लिए आई विल स्पेसिफाई console.log एंड देन आई स्पेसिफाई अंडरस्कोर dir, तो हमें पता जाएगा करंट डायरेक्टरी का नाम क्या है। तो जो भी करंट डायरेक्टरी का नाम मिलेगा उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, तो अंडरस्कोर dir नेम लिखेंगे, प्लस करके इसके आगे स्लैश डॉट 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 डालेंगे, तो इसका मतलब हम जिस भी डायरेक्टरी में से एक स्टेप पहले बाहर आ जाए निकल के। ठीक है, तो क्या होगा इससे वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास मिल जाना चाहिए कुछ पाथ। ठीक है, तो हमने मान लिया पेरेंट पाथ, सपोज ऐसा मैंने मान लिया, उस पेरेंट पाथ में जाकर मैं ज्वाइन कर दूंगा पाथ डॉट ज्वाइन, और ज्वाइन में जाके स्पेसिफाई कर दूंगा पेरेंट पाथ प्लस, और उसके आगे स्लैश करके पब्लिक करके स्लैश करके dashboard.html, तो वो बन जाएगा मेरे पास फुल पाथ। ठीक है, व्हाटएवर द फुल पाथ इज क्रिएटेड, तो वो यहाँ जाएगा const फुल पाथ इक्वल्स टू, और फिर यहाँ जाके मैं स्पेसिफाई कर दूंगा उसके फुल पाथ का स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ डाल दो आप, यहाँ डाल दो फुल पाथ जो है console.log फुल पाथ, इसे प्रिंट करा लो। अब हमें चेक करना पड़ेगा, जो पाथ हमने अभी तो सोच लिया ऐसा होगा, लेकिन हमें देखना होगा कि हमारी डायरेक्टरी कितनी अंदर है, यानी कि राउट्स कितना अंदर है, वो बताएगा हमें।
तो पहले हम यहाँ जाते हैं लॉगिन की तरफ, यहाँ लॉगिन करते हैं, लॉगिन का बटन दबाते हैं, स्लैश लॉगिन पे वो चला गया, तो इससे हमें समझ आ गया जो हमने पाथ लिखा था वो परफेक्ट है। तो अगर हम यहाँ जाके देखें, देखो हम शॉपिंग में राउट्स में बैठे थे, ये यहाँ से आया था पाथ, ध्यान देना, इस जगह से अंडरस्कोर डीआर नेम से ये उसने पाथ दिया, ठीक है। तो हम राउट से बाहर निकले कैसे, डॉट 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 करके, तो बाहर निकल आए, बाहर निकल के उसके साथ कॉन्केट कर दिया पब्लिक डैशबोर्ड और फिर पाथ सेट कर दिया। आई होप सबको समझ में आई ये बात। और नोड कहाँ फिट होता है ये भी दिख गया होगा आप लोगों को, क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और ध्यान देना हमने लॉगिन किया, हम लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो गए, और ये सर्वर साइड रीडायरेक्टिंग है इसलिए ऊपर डैशबोर्ड नहीं आता लिखा हुआ। अब कुछ चैलेंजेस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये तो पता नहीं चल रहा ना कि अमित ने लॉगिन किया था, राम ने लॉगिन किया था, श्याम ने लॉगिन किया था, तो पता नहीं चल रहा यहाँ पर वेलकम कैसे लिखूं। समझ पा रहे हो मेरी बात, कि यहाँ मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड नहीं चाहिए मुझे, यहाँ दिखाना है वेलकम अमित, ये कैसे लिखूं मैं? कोई आंसर कर पाए? क्या यहाँ मैं वेलकम अमित लिख सकता हूँ अगर अमित ने लॉगिन किया है तो? सर पैरामीटर में पास कर, चलो जी, पैरामीटर में कैसे पास करें? पेज डायनेमिक बनाना पड़ेगा पहले। पेज डायनेमिक बनाना पड़ेगा, बस सीधा आंसर है, पेज डायनेमिक बनाओ जी, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। क्लियर हुई बात आप लोगों को? फिर बाकी सब है जुगाड़। अगर हम कुछ और लगाते हैं तो इसका मतलब HTML का रिस्ट्रिक्शन है कि HTML पेज इज नॉट डायनेमिक एट ऑल। हमें सीखना पड़ेगा कुछ ऐसा जिससे हम पेज को डायनेमिक बना पाए। यहाँ तक सबको डाइजेस्ट हुई बात है? तो इसका मतलब पहला पेज जो था ना उसे तो बना लो यार HTML, लेकिन उसके बाद जब लॉगिन कर जाओ उसके बाद जो अंदर के पेज आने चाहिए वो डायनेमिक होने चाहिए। वो प्रॉब्लम हमें टेक केयर करनी है। तो मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूँ जो बहुत बुरे हैं। हाँ, ऐसे कुछ हमें लगाना पड़ेगा जो मैंने बोला था ना, EJS या पग या फिर हैंडल बार्स, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। तो लोकल होस्ट 1 2 3 4 पे जाते हैं। एक बग और अभी देखो, ये भी तो पहुंचा देता है ना पेज पे, तो फिर मेरे को लॉगिन करने की आने की जरूरत ही क्या है जब मैं यहाँ से डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ। तो हमें इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें है ना समझना है कि स्टैटिक पेज यानी कि HTML पेज सिर्फ रखो होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ऐसे पेज जिसमें फिक्स इन्फॉर्मेशन है। अब बनाओ आप कैसे पेज जो डायनेमिक हो इन नेचर, मतलब डायनेमिकली काम करते हो। अब डायनेमिक सीखने के लिए तुम्हें क्या सीखना है, देखो सबको एक वर्ड जोड़ना है जो तुम्हारे रिज्यूमे में जुड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, हमें सीखने हैं टेम्पलेट इंजन इन नोड। ठीक है, तो मैंने गूगल पे सर्च कर दिया टेम्पलेट इंजन फॉर नोड.js। अगर आप ऐसा देखना शुरू करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट इंजन्स दिख जाएंगे। तो किसी भी वेबसाइट पे जाओ ये बताना शुरू कर देंगे टेम्पलेट इंजन्स। ठीक है, वो है क्या मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये लिस्ट है। ठीक है, जिसमें से EJS भी आपके पास। जेड का नाम बदल चुका है, जेड हो गया आपके पास पग। ठीक है जी, तो वो हो गया आपके पास पग। ठीक है, तो फिर वैश, मुस्टैश, dust.js है ना, ऐसे बहुत सारे हैंडल बार से सब जो पॉपुलर है वो पॉपुलर, उसे आप यूज कर सकते हो। EJS बहुत बेटर है आप लोगों के लिए क्योंकि आप सब जानते हो जावास्क्रिप्ट, तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, हैंडल बार्स तब बेटर है जब आप मतलब थोड़ा एंगुलर जैसे स्टफ जानते हो, उसका कोड एंगुलर जैसा है कुछ। ठीक है, तो 3 है पॉपुलर। पग पे क्यों नहीं जा रहा हूँ उसकी रीजन बताया दो। पग एक बार दिखाया तुम आप लोगों को कैसा है, तो मैं देता हूँ pug.js। ठीक है, ये नया नाम है, जेड उसका पुराना नाम था, अब जेड नाम से कोई चीज नहीं है। तो अगर आप पग पे जाते हो तो पग कहता है कि भाई मेरा सिंटैक्स है ना, उसका सिंटैक्स बहुत अजीबोगरीब है, इसलिए मैं आपको पहले उसका सिंटैक्स दिखाना चाहता हूँ। कोई एग्जाम्पल देखते हैं तभी हमें समझ में आएगा, कहीं इसने कोई एग्जाम्पल दे रखा हो तो। एक्सप्रेस इंटीग्रेशन को साइड रखते हैं हम। टैक्स मिल जाता है इसके। देखो ये इसकी प्रॉब्लम लगती है मेरे को, देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ी चीज है, यही करनी चाहिए। जैसे IMG लिखो, इमेज लिख देता है, A:IMG लिखो, AIMG ऐसा लिख देता है ना। तो ऐसे करके ना इसने बता रखे अपने सिंटैक्स, जैसे UL फिर टैबिंग दे दो, LI लिख दो, फिर स्पेसिंग दे दो, तो ऐसा बना देता अंदर जाके। समझ रहे हो? तो फायदा दिख रहा है आप लोगों को? क्या फायदा है इसका? फायदा बताओ क्या दिख रहा है? बताओ भाई। सिंटैक्स ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, सिंटैक्स ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके बाद। मतलब कि ओपनिंग क्लोजिंग टैग में लिखना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, तो ओपनिंग क्लोजिंग टैग से बच गए ना तुम लोग, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब लिखने से। ठीक है, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है कि जब बड़ी वेबसाइट हो जाएगी ना तो अलाइनमेंट पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुमने अलाइनमेंट गड़बड़ करी, जैसे ULLI लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर तुमने ULLI को ऐसे कर दिया, UL के नीचे ही LI लिख दिया, तो वो ये नहीं बन पाएगा कभी भी।
समझ रहे हो? जैसे पाइथन किसी ने पढ़ा हो आप में से, तो पाइथन में भी ना पूरा इंडेंटेशन चलती है, ऐसे यहाँ पर भी पूरी इंडेंटेशन चलती है। इंडेंटेशन बिगाड़ दी फिर ढूंढते रहो कहाँ गड़बड़ करी आपने, ठीक है। इसलिए मैं इसे ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। छोटी तक तो ठीक है, लेकिन जब बड़ी हो जाती है एप्लीकेशन तो बहुत बुरा होता है इसमें। एक भी स्पेसिंग गड़बड़ कर देती है सब चीजें, और फिर ढूंढते रहो उसमें कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया आपके पास। सो द पॉइंट इज हम इसकी जगह यूज करना चाहते हैं, इसलिए क्या, EJS। तो इसलिए हम EJS पे आते हैं। इसका नाम बड़ा सही, देखो एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, HTML में जावास्क्रिप्ट डालने वाले हैं। तो अब EJS को लगाना है आपने सबसे पहले। EJS को लगाने के लिए क्या क्या करना है, इस पे आते हैं। आई होप सबको बात ये समझ आ गई है। क्यों पढ़ रहे हो EJS? एक ही आंसर होना चाहिए, डायनेमिक वेब पेज बनाने, सर्वर साइड रेंडरिंग करना। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी डैशबोर्ड के लिए सर्वर पे, तो वो क्या करेगा, जैसे रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई तो सर्वर अब रिस्पॉन्सिबल होगा, वेब पेज निकालेगा। वेब पेज का मतलब HTML निकालेगा, और जो भी डेटा डेटाबेस से निकालेगा आगे चल के, जो भी डेटा डेटाबेस से निकालेगा, उस डेटा को इस HTML के साथ मिक्स करेगा। ये काम है EJS का। तो अगर आपसे पूछे EJS क्या करता है, तो आप बोलो EJS को पकड़ाओ टेम्पलेट। ध्यान देना, टेम्पलेट का मतलब होता है HTML, और फिर उसके साथ क्या पकड़ाओ, उसे डेटा। तो दूसरी चीज क्या पकड़ाओ, उसे डेटा। इन दोनों को मिक्स करके वो बनाया था पेज। लेकिन ये सारा काम कहाँ करता है, सर्वर साइड। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, जो लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हो, सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हो। पेज ही कहाँ बना रहे हो, सर्वर पे। तो पूरा पेज सर्वर पे बना के क्लाइंट को पेज पकड़ा दोगे बस। क्लाइंट यानी ब्राउजर, ब्राउजर जाकर उस पेज को छाप देगा, ठीक है। तो दोनों चीजें कवर हो रही है, सर्वर साइड रेंडरिंग भी और क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी। तो अब आ जाओ यहाँ पर। तो हम, क्योंकि हम यहाँ नोड में बैठे तो पूरा सर्वर साइड सीखना चाहिए हमें। क्लियर बात आपको? सर अब जब रिएक्ट पे ऐसा हो, सपोज कि अगर आप शॉपिंग बना रहे हो तो वो भी यही करेगा, लॉगिन लेगा और रिटर्न करेगा। तो जो हम रिटर्न बनाएंगे वो भी रिएक्ट में लिखा होगा, सपोज। क्या बनाएंगे, जो हम उसे रिटर्न करेंगे लॉगिन करने के बाद, रिटर्न करेंगे ना उसे, जेसन रिटर्न करेंगे तो उससे जेसन। अच्छा, उसमें उसे जेसन रिटर्न करेंगे। समझ रहे हो बात? ये हम प्योर बना रहे हैं वेबसाइट अभी, समझना। ये फेज 1 है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये फेज 1 में तुमने क्या किया, पूरी वेबसाइट बनाने सीख रहे हो। वेबसाइट बनाने का मतलब है, अगर समझो तो अभी जितना सिखा रहा हूँ वो सब कुछ सर्वर साइड पे ही होने वाला है। क्लाइंट साइड पे कुछ नहीं कर रहे हैं तुम लोग, सारा काम कहाँ कर रहे हो, सर्वर साइड पे कर रहे हो। फिर जब रिएक्ट को मिक्स करोगे तो कुछ चीजें इसको दे दोगे, पेज भाई तू ही बना। हर बार हम सर्वर पे से तेरे को जेसन दे दिया करेंगे। तब ये असल में वेबसाइट की जगह, अभी तो वेबसाइट है क्योंकि हम EJS के साथ इसे मिक्स कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हें आनी चाहिए। अब तुम क्या करना शुरू कर दोगे, आगे चल के बनाना शुरू कर दोगे वेब API का मतलब इसे रिक्वेस्ट करो, रिस्पॉन्स भेजो, ये आपको जेसन दिया करेगा। तो ये जेसन कंज्यूम कर लिया करेगा यहाँ पर। जेसन कंज्यूम करके ये पेज बना दिया करेगा यहाँ पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, यही पेज बना रहे हैं। पेज बनाने के लिए किसी यूज कर रहे हैं EJS को, तो हमें रिएक्ट की कोई नीड ही नहीं है इसके अंदर। समझ आ गई बात? तो हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाए इससे। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? तो अब आ जाओ यहाँ पर। तो मैं टारगेट ही कर रहा हूँ कि हमें ना पहला शॉपिंग का वर्जन बना दो सर्वर साइड वाला, फिर बना लेना रिएक्ट के साथ क्लाइंट साइड वाला, क्योंकि वहां पर भी पढ़ रहे हैं हम, तो वहां पर भी याद है ना, शॉपिंग ही करवा रहा हूँ मैं तुम्हें क्लाइंट साइड की, जो तुम बना रहे हो अभी डिजाइन, और यहाँ पर भी करा रहा हूँ। फिर इन दोनों को जोड़ दूंगा ना इकट्ठे, तो तुम्हारा पूरा मन यूज हो जाएगा। अभी इधर MEN यूज करा रहा हूँ सिर्फ, वहां R यूज करवा दूंगा मिक्स करके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो नाउ द पॉइंट इज, अभी मेरे को चाहिए EJS। अभी EJS लगाने के लिए सबसे पहला काम, मैंने अपने सर्वर को किया डाउन, यहाँ गया क्लियर, यहाँ लिखा npm install EJS। बस इससे मेरे पास EJS इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और ये बात सबको डाइजेस्ट हो गई कि EJS में हम टेम्पलेट बनाएंगे और डेटा उसमें भर देंगे तो पेज बनाकर हमें दे देगा। तो हमने EJS इंस्टॉल कर लिया। अब EJS इंस्टॉल करने के बाद देखो तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें सर्वर पे ध्यान देना, पब्लिक में नहीं जा रहा हूँ मैं, पेज अब पब्लिक में नहीं बनेगा क्योंकि सर्वर पे चलना है ना पेज। पब्लिक में जो पेज होते हैं वो क्लाइंट पे चलते हैं, तो उसको ना हमारा रिएक्ट कहाँ बैठेगा आगे चल के, पब्लिक के अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात? रिएक्ट को हम कहाँ बिठा देंगे, पब्लिक के अंदर या फिर अलग प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे शॉपिंग पे, राइट क्लिक करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम नोट रखना, इसका फोल्डर का नाम होगा व्यूज। मैंडेट है नाम देना है, नहीं दोगे तो कोडिंग बढ़ जाएगी।
फिर बताना पड़ेगा कि EJS की फाइलें कहाँ हैं। तो बाय डिफॉल्ट चाहे EJS हो, चाहे पग हो, चाहे हैंडल बार हो, सब व्यूज नाम के फोल्डर में रहते हैं, तभी उसका कलर भी देखो अलग ही आ रहा है, क्योंकि सब रिजर्व नाम है। ठीक है, तो व्यूज आपने यूज कर लिया, यहीं जाएगा। नहीं, अगर किसी और जगह रखना है तो उसका पाथ खुद देना पड़ेगा कोड के अंदर, एक्स्ट्रा ओवरहेड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंपनीज यही स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, तो हम यही स्टैंडर्ड हम भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट इन सबको ना ऊपर लगा दूं, तो यहाँ टर्मिनल पे इसको मैं नीचे कर देता हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ मैं पहुंचता हूँ और यहाँ जाके ध्यान देना, जहां पर मुझे दिखाना है पेज, यानी कि इधर ही तो दिखाना है, यूजर आउट और ऑर्डर आउट से पहले पेज दिखाना होगा, तो मैं यहाँ जाके लिखूंगा app.use। तो यहाँ पे वर्ड आ गया, मैं गलत बोल रहा हूँ, app.use नहीं, app.set होता है इसके लिए। तो app.set, और मुझे बताना पड़ता है व्यू इंजन। व्यू इंजन का मतलब होता है कौन सा टेम्पलेट इंजन में यूज कर रहा हूँ, तो मैंने बता दिया EJS, क्योंकि यही इंस्टॉल किया है, दैट्स इट। लेकिन अगर मेरे पास पाथ अलग होता तो मैं एक और चीज डालता है, app.set व्यूज। व्यूज का मतलब है कि वो जो व्यूज का फोल्डर है उसका नाम मैं कुछ और रखना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्या देता, फोल्डर का पाथ, तो मेरे को पूरा पाथ देना पड़ता। ठीक है, :/ समथिंग लगाकर। तो मैंने ये नहीं करना, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी व्यूज नाम के फोल्डर है। अगर नहीं होता तो मेरे को व्यूज फोल्डर का पाथ देना पड़ता है, आई मीन उसका नाम कुछ और रखा होता मैंने। तो दैट्स इट, इतना किया, EJS एक्टिवेट हो गया। अब आप इसके अंदर जाके ध्यान देना, इसके अंदर जाके न्यू फाइल करो, यहां बनाओ अब डैशबोर्ड की EJS। ठीक है, डैशबोर्ड की EJS, dashboard.html पे जाओ, Ctrl+C करो और Ctrl+V कर दो उस पे जाकर। तो Ctrl+V हम कर देते हैं dashboard.EJS पे, यहां गए, ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ आ गई बात। अब क्या करते हैं, हम यहां से राउट पे जाते हैं। राउट पे जाकर ध्यान देना, ये जितना कुछ मैंने किया था इस सबको बोलता हूं मैं कमेंट, क्योंकि अब मेरी स्टैटिक फाइल नहीं है, डायनेमिक आने वाली है। डायनेमिक लाने के लिए मैं लिखूंगा response.render। ध्यान देना, response.render, और इसके अंदर किसका नाम, डैशबोर्ड का नाम, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, dashboard.EJS पे मेरे को पहुंचा देगा। ठीक है, तो विदित पूछ रहे हैं भाई सेट का मतलब क्या है। सेट का मतलब बहुत सीधा सा है भाई, सेट के थ्रू हम बता रहे हैं कि हम कौन सा इंजन यूज करना चाहते हैं, हैंडल बार या EJS या पग, जो भी यूज करेंगे उसका नाम यहाँ लिखकर आ जाएंगे। और दूसरे वाले सेट में हम उसका पाथ बता रहे हैं कि अगर हमारा फोल्डर व्यूज नाम से नहीं किसी और नाम से, तो उसका पाथ बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गई बात है। चलो फिर हम आगे बढ़े से। तो यहाँ से हमने dashboard.EJS बिल्ड कर दिया है, यहाँ पर मैंने ये सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया है। अब नई बात क्या है, राउट में जाकर आपको वर्ड लिखना है, ध्यान देना, response.render। रेंडर का काम है EJS को रेंडर करना, यानी कि EJS को चलाना। ठीक है, तो मेरी EJS पे जाएगा अपने आप, क्यों, क्योंकि उसे पता है व्यूज फोल्डर में होती है। अगर व्यूज फोल्डर में होगी तो app.set से पूछेगा कि कहाँ पड़ी है, तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसे चेक करके देखते हैं तो समझ में आएगी बात। अभी भी ये डायनेमिक नहीं बना है, अभी हमें इसे डायनेमिक बनाना है, अभी तो हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं इसे। तो यहाँ जाते हैं, इसे क्लियर करते हैं और nodemon app.js क्या रहते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ से पहुंच जाते हैं जी हम इस जगह 1 2 3 4 पे, यहाँ से करके आते हैं लॉगिन, यहाँ से करके आते हैं राम और लॉगिन। ठीक है, ये हम आ गए EJS की फाइल पे, काम बिल्कुल वैसे ही कर रहा है अभी, लेकिन हमें तो चाहिए डायनेमिक वेलकम और बंदे का नाम आना चाहिए यहाँ पर। तो हमें ये चाहिए इस बार, तो कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान काम है। रेंडर जो होता है जिसमें EJS का नाम देते हैं ताकि EJS खुल जाए, उसके साथ साथ हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। इसके पास सेकंड आर्गुमेंट होता है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में मैंने जाके लिख दिया UID, ये बन गई मेरी की, और फिर मैंने यहाँ जाके लिख दिया यूजर ID, ये बन गई मेरे पास वैल्यू। यूजर ID अपने पास आई रहा है, देख रहे हो ना आप, यूजर ID आई रहा है अपने पास। ठीक है, और फिर मान लो मैंने की बना दी कि भाई इसमें मैसेज क्या दिखाना चाहते हो, तो यहाँ बना दी मैसेज में लिख दिया वेलकम। तो ये मैंने पूरा एक ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पास कर दिया। ठीक है, ध्यान देना, पूरा ऑब्जेक्ट बनाकर पास कर दिया। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हुआ, ये हैंड ओवर हो गया किस जगह, जहां पर हमारा EJS है। तो EJS पे आते हैं, ये रहा EJS, इस पे आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहां जाकर लिखना है वेलकम। कहाँ लिखना है वेलकम, ये देख लो पहले। वेलकम लिखना है जहां ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, ये डैशबोर्ड कहाँ लिखा है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके पता लगा लो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो H1 में पड़ा हुआ, जिसकी क्लास H2 है। समझ में आ गई बात। तो अब यहां जाकर मैंने क्लास H2 सर्च कर लेता हूं मैं।
ठीक है जी। तो क्लास तो मिल रही, H2 नहीं मिल रहा, तो मैं एक बार डायरेक्ट H2 डालता हूँ यहाँ पर, ये मिल गया, देखो यहाँ मिल गया H2। अब मैं यहाँ जाके देखो क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ जाके बोलता हूँ जो भी चीज डायनेमिक आने वाली है उसे प्रिंट कराने के लिए होता है परसेंटेज इक्वल टू, जिसने भी आप में से PHP पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है, जिसने आप में से JSP पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है, जिसने ASP पढ़ा होगा उसके लिए बहुत आसान है। वही सिंटैक्स उठाया JSP ASP PHP के, तो जो JSP ASP PHP करता है वही अपना EJS करता है। तो परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज हमने लिखा और यहाँ जाके लिख दिया UID। ठीक है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया UID, तो ये UID छाप देगा, लेकिन उससे पहले क्या छपना चाहिए, मैसेज। तो यहाँ डाल दिया मैंने परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज, ये बंद किया मैंने इसे, और यहाँ छाप दिया मैंने क्या, मैसेज। ठीक है, ये कीज जो मैंने वहां बनाई थी वो यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर ली, ये मेरे पास आ गया। अब आप जाके चेक करो इस चीज को, यहाँ जाते हैं, बैक करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, इसे राम डालते हैं, राम डाला मैंने, लॉगिन किया, देखो वेलकम राम लिखा आ गया। इसके बीच में एक स्पेसिंग डाल देते हैं %NBSP से, फिर इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार, तो आ गया देखो कुछ ऐसा। हाँ जी, सबको बात समझ आ रही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज के अंदर, ये पूरा जावास्क्रिप्ट समझता है, आप पूरा जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। सपोज कोई आपसे कहता है नहीं UID मेरे को दिखाना तो है लेकिन कैपिटल करके दिखाना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ जाके देखो मैं परसेंटेज शुरू करता हूँ। ये जो सेक्शन लिख रहा हूँ परसेंटेज, ये पूरा कोडिंग का सेक्शन है। यहाँ पर बैठ के आप पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। तो मैं यहाँ जाके देखो ऐसे लिखता हूँ, where यूजर ID, उसमें UID रख लेता हूँ अपने पास, और फिर मैंने बोला यूजर ID में से कैर ऐड कर दो 0, फिर निकाल दो 2 अपर केस, फिर प्लस करके कर दो यूजर ID डॉट सबस्ट्रिंग 1 और उसे कर दो 2 लोअर केस, तो इसे टाइटल केस में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप ध्यान दो पूरा जावास्क्रिप्ट लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया मैंने where टाइटल केस निकल कर आ गया मेरे पास, और यहाँ जाकर मैंने किसको प्रिंट करा दिया, टाइटल केस को। समझ आई बात सबको। अब अगर हम यहाँ जाकर फिर से इसे टेस्ट करें, इस चीज को लॉगिन करते हैं, गलत टाइप हुआ होगा उसके अंदर राम की जगह। ठीक है, देखो वेलकम राम, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। आप सबको बात समझ में आई है कि आपका पेज डायनेमिक होने लग गया है? हाँ जी बताओ। सर जो सेंड फाइल है वो बेसिकली उसके लिए है ना, स्टैटिक पेजेस पे सब रेंडर करवाना, और रेंडर इसलिए डायनेमिक के लिए। ठीक है, और जैसे साहिल पूछ रहा है कि कंटेंट का ही भेजना हो तो सेंड लिख देते। हाँ जी, सिर्फ एक लाइन भेजनी है, सेंड लिख दो। तो अगर आप देखो तो इसमें जो लर्निंग मिली ना, हम सेंड के मेथड्स को देखना शुरू करें तो हमारे पास देखो क्या क्या तरीके आ चुके हैं। हमारे पास पहला जो तरीका था वो था राइट और एंड। ठीक है, ये नोड ने दिया था हमें। फिर हमें एक दूसरा मेथड मिला सेंड, जो असल में इन दोनों का कॉम्बो है, क्योंकि ये जो 2 बार लिखते हो ये एक बार में सेंड करता है, और ये एक्सप्रेस ने हमें ला कर दिया। फिर हमें एक तीसरा मेथड मिला रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, जिससे हम स्टैटिक फाइलों को भेज सकते हैं। फिर हमें चौथा मेथड मिला रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, जिससे हम रेंडर कर सकते हैं। पांचवा मेथड हम एक और पढ़ने वाले, रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड, जिससे हम किसी फाइल को उस मशीन पे डाउनलोड करा सकते हैं। फिर हम छठा मेथड पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिससे हम किसी को जेसन ही भेज सकते हैं। तो 6 तरीके हो गए रिस्पॉन्स भेजने के आप लोगों के पास। 7वां तरीका एक और है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है इंटरव्यू के लिए कि 7 तरीके आपके पास डेटा को रिस्पॉन्स करने के। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के तरीके देखो तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ये रिक्वेस्ट करने का एक तरीका। फिर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ये दूसरा तरीका है ना। फिर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये तीसरा तरीका। ठीक है, तो 3 तरीकों से रिक्वेस्ट आ जाएगी, 7 तरीके की रिस्पॉन्स भेज सकते हो आप। ठीक है, समझ आ गया सबको मेरी बात। अच्छा, एक और क्वेश्चन में पिक कर रहा हूँ, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे को ऐसा लगता है पर्टिकुलरली आप सब इतने लकी लोग हो कि आपके टाइम में ना बड़ी आसान टेक्नोलॉजी, मैंने तो बहुत सारी मुश्किल टेक्नोलॉजी पढ़ी थी अपने टाइम में, बहुत मुश्किल होती थी कोडिंग उस जमाने में ना। आपके टाइम में इतने आसान है सब कुछ, बस एक लाइन लिखो सब कुछ काम कर जाता है, क्योंकि सब कुछ रैपिंग हो चुकी है, चीजें छुपाई जा चुकी हैं, कंपनीज इतनी सारी आ गई हैं मार्केट में, कंपटीशन बहुत हाई है,
कंपनीज को जल्दी सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, सॉफ्टवेयर जल्दी बनाना है तो वो फ्रेमवर्क, बनी बनाई लाइब्रेरी, इन सब पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, वो स्टेबल ज़्यादा होती हैं। तो सिर्फ आपके सामने तो लॉजिक्स जब आएंगे वो गिने चुने आएंगे कुछ लॉजिक्स, समझ लो बात। ये तो बहुत आसान है, ठीक है। जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया तब ऐसे फ्रेमवर्क्स नहीं होते थे, तो खुद बनाना होता था। खुद बनाने का नुकसान क्या होता था, कोई आर्किटेक्ट पहले से बैठा होता उस कंपनी के अंदर, वो 6-7 साल से पहले से बैठ के बनाकर कुछ बैठा है। अब पहले उसके आर्किटेक्चर को समझो, फिर उस पर काम करो। अगर आप जॉब चेंज करते हो, फिर नई कंपनी में नया आर्किटेक्चर है, फिर उसको भी समझो, समझ लो। तो हर कंपनी में जाके फ्रेशर बन जाते थे इनडायरेक्टली। अब आपने अगर फ्रेमवर्क सीख रखा है कोई भी अच्छे से, एक कंपनी फ्रेमवर्क वही यूज कर रही है, दूसरी कंपनी वही यूज कर रही है, तो बस इसलिए सर ये सब चीजें टिप्स पे याद रखनी जरूरी है। फ्रेमवर्क का इंटरव्यू क्रैक करना ज्यादा आसान है, इसलिए जब मान का इंटरव्यू होगा ना, वो दे मोस्ट फोकस ऑन द जावास्क्रिप्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज ही तो लिख रहे हैं हम, बस फिर बने बनाए एपीआई को कॉल लगा रहे हैं। अगर ध्यान से देखा, दिस इज व्हाट, दिस इज एपीआईज। अगर नोड से देखना शुरू करो तो सारे एपीआई तो सीखे, एफएस एपीआई था, पाथ एपीआई था, एचटीटीपी एपीआई था, यूआरएल एपीआई था, क्वेरी स्ट्रिंग एपीआई था, इवेंट्स एपीआई था, सब क्या थे, एपीआई प्रोसेस एपीआई था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एपीआई, ये सब प्रीडिफाइन एपीआई, उनका रट्टा लगाया, वो समझ लिया। एक्सप्रेस में भी क्या कर रहे हो, वही रट्टा मार रहे हो। प्योरली एट द एंड जाके क्या करते हो, जावास्क्रिप्ट देखते हो, ठीक है। इसलिए जावास्क्रिप्ट पूछकर फिर वो इन एपीआईज के बारे में पूछते हैं, इसलिए एपीआई आपको बताना जरूरी है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। साहिल का क्वेश्चन ये है कि जो हम बना रहे हैं ईजीएस की फाइल, क्योंकि जो ईजीएस की फाइल है वो आपकी दो चीजों से बनी है। उसके अंदर एक तो है टेम्पलेट, जो कि है आपका HTML स्टफ, प्लस दूसरी चीज है उसका डेटा। वो पूछ रहा है जब ये दोनों, क्योंकि दोनों मिक्स होते हैं ना, जब ये दोनों मिक्स होते हैं ना, तो समझना बिल्कुल ऐसा है कि टेम्पलेट प्लस डेटा आया आपके पास, इन दोनों चीजों को उठाकर देखना, इन दोनों चीजों को उठाकर एक इंजन में डाल दिया जाता है, एक इंजन में डाल दिया जाता है, ठीक है। इस इंजन का काम क्या है, तो टेम्पलेट मिला आपके उस, प्लस डेटा मिला, इंजन में गया। इंजन क्या करता है, इंजन जाकर इस पूरे कोड को उठाता है और कन्वर्ट कर देता है इसको HTML में, ठीक है। तो जो साहिल ने पूछा कि क्या होता है उसके साथ, एट द एंड HTML बन जाता है। अगर आपको देखना हो कि HTML बन जाता है, तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, व्यू पेज सोर्स कर देते हैं यहाँ पर जाकर, यहाँ क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स। कहाँ गया भाई इसका, यहाँ पता नहीं क्या कोई इमेज में लगी होगी यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए दिखा रहा है। ये आ गया व्यू पेज सोर्स, खाली जगह मैंने क्लिक किया। अब आप जाके सिर्फ देखना जहां पर छप रहा है डिटेल, ये गलत बात बोल रहा है, ये वाला है, ये वाला है ना वैसे पेज, शायद वो तो वाला पुराना पड़ा होगा मेरे को लग रहा है। तो अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो वेलकम राम आ रहा होगा, लाइन नंबर 144, किस पे, 144 पे। तो यहाँ पर चले जाते हैं जी हम। देखो यहाँ देखा आप लोगों ने, ये हो गया उसके साथ। तो इसका मतलब वो क्या करता है, वो इन दोनों को, सर्वर साइड पे हो रहा है सब काम, सर्वर साइड पे बैठ के इन दोनों को मिक्स करता है। फिर ये जो हमने EJS इंस्टॉल नहीं किया अभी, npm i EJS, अगर आपसे पूछते ये क्या था, यही वो इंजन है, ठीक है जी। और बस इंजन में डाला हमने और HTML निकाल के दिया। तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे ये वैसा है जैसे कोई जूस की शॉप होती है, उसके पास जूस का मिक्सर ग्राइंडर होता है। ये मिक्सर ग्राइंडर ही लग रहा है आप लोगों को कि यहाँ से आपने एक फ्रूट इन किया और यहाँ से उसका जूस निकल कर आ गया, यही हो रहा है। देखो टेम्पलेट प्लस डेटा मिक्स किया और आखिर में HTML निकल के बाहर। तो इस काम के लिए ये इंजन, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गई बात कि क्या कर रहा है। सर रेंडर में हमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, रेंडर काम समझो ना, देखो कैसे सब कुछ हुआ। अगर आप बहुत ध्यान दोगे इस पे तो आपको समझ आएगा। ये बात हम पहले समझा कर आ चुके हैं उसे। यहाँ जाओ जरा और ऐप पे जाओ, ऐप पे जाके देखो, आपने पहले ही बता दिया उसे कि भाई मेरा जो व्यू इंजन होगा, यानी कि समझो कि एक वेबसाइट के लिए सिर्फ एक ही व्यू इंजन हो सकता है, ठीक है ना। तभी सिर्फ लाइन नंबर 12 पे आपने सेट करके बताया। किसको बताया, देखो ऐप को बता दिया। ऐप को मतलब एक्सप्रेस को बता दिया कि एक्सप्रेस आई एम गोइंग टू यूज व्यू इंजन EJS। अब उसे पता गया EJS है, तो उसे पता है EJS की फाइल की एक्सटेंशन EJS होती है, समझ रहे हो बात। तो जब हम यहाँ यूजर आउट पे जाते हैं तो सिर्फ मेरे को रेंडर लिखना पड़ता है, बस वो इतने से ट्रिगर समझ जाता है। डायनेमिक है, डायनेमिक अच्छा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड तो EJS है, समझ रहे हो बात आप। इसलिए कोई .EJS नहीं लिखना पड़ रहा हमें, क्लैरिटी है, ठीक है जी। तो ये फंडा है यहाँ पर। अच्छा अब इन लोगों ने इसके सर मतलब अगर हम और EJS फाइल बनाना चाहें तो फिर वो कैसे होगा? बनाना यार, जितनी मर्जी बना लो, नाम तो अलग अलग होंगे दोस्त। यहाँ डैशबोर्ड है तो उसका नाम कुछ और होगा, इसमें जाओ न्यू फाइल कर दो,
यहाँ बोल दो सपोज यहाँ तुम ऑर्डर दिखाना चाहते हो कस्टमर के, तो ऑर्डर्स डॉट डॉट, और डॉट को लिख दिया, डॉट दिमाग में बैठी हुई ईजीएस, चादी मैंने पढ़ लिया है ईजीएस, ठीक है। तो ऑर्डर्स डॉट ईजीएस, अब मैंने एक ऑर्डर डॉट ईजीएस बना दी, अब तुम जाकर ऑर्डर पे ऑर्डर वाली फेंक देना यहाँ पर से। तो मान लो हम अभी फिलहाल मैं ऐसा करके दिखाया था आपको, तो ये गई जी ऑर्डर पे यहाँ तुमने बोल दिया रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और किसको पहुंचा दिया इससे ऑर्डर पे, यहाँ से जंप लगी ऑर्डर पे, ऑर्डर की ईजीएस पे आके तुमने लिख दिया H1 आई एम ऑर्डर, फिर आपने बोला ऑर्डर आईडी भी दिखा देना यहाँ पर जाके, तो अब मैंने बोला परसेंटेज इक्वल टू आईडी प्रिंट करा देना ऑर्डर का, कौन सा ऑर्डर नंबर है। ये डायनेमिक ही तो हुआ ना भाई, जब तुम अपने की शॉपिंग पे आते हो तुम्हें दिखता है ना कि तुमने कौन सा ऑर्डर दिया था, उसका नंबर भी दिखता है। तो अब मैं ऑर्डर पे जाता हूँ फिलहाल के लिए, कहाँ गया ऑर्डर की फाइल, ये इस पे गया। अब यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ आईडी 1001, ये बन गया डायनेमिक, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ आईडी छप जाएगा। अब तुम यहाँ जाकर जो ऑर्डर वाली तुम्हारी फाइल है, ये वाली ऑर्डर आउट, इस पे जाके देखो बाय, ठीक है। यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ जाके लिखते हैं हम /बाय /ऑर्डर बाय यार, है ना, ऑर्डर /बाय ODER, ये क्या बोल रहा है भाई, ऑर्डर इन व्यू डायरेक्टरी है तो ऑर्डर्स है ऑर्डर्स, ठीक है। अब यहाँ जाते हैं, एंटर मारते हैं, देखो आ गया, बन गया ना डायनेमिक ये भी। अब आप यहाँ पर जाके राइट क्लिक करोगे, व्यू पे सर्च करोगे तो आपको 1000 की दिखेगा, आईडी दिखेगा नहीं। समझ में आ गई बात भाई, जितनी मर्जी बना लो, बस डॉट ईजीएस लिखने की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि तुमने व्यू इंजन सर एक क्वेश्चन था वहाँ पे, सर जैसे वो यूआरएल उसमें सर बाई के आगे कुछ और वो डालना, सर वो एरर पेज दिखाता है नहीं दिखाता, तो उसके बाद ये देखना था सर। वो दिखा चुका है यार, वो तो बाई के आगे अगर कुछ और आप डालो तो, बाई स्लैश करके सर, बाई स्लैश के साथ, ठीक है मेरे में, इसलिए मैं, ठीक है सर। क्योंकि मैं लास्ट में लिख रखा है यार, इतना क्यों इतनी एनालिसिस लगा रहा है। जब ये लिखा है हमने लास्ट में भाई कि अगर कोई भी नहीं मिला तो यहाँ आ जाना, तो उससे स्लैश से क्या सर मैंने भी करा हुआ था, सबसे लास्ट में लिखा हुआ था मैंने, तो वो आ नहीं रहा, पता नहीं कुछ अलग से एरर बता रहा है। मैं सर आपको बताऊंगा वो अभी देख के। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई बात। तो ये हम लोगों ने देख लिया। हाँ बोलो जी। फिर ये जो भी इंजन होता है, जैसे आप वो ऑब्जेक्ट में पास करते हो की वैल्यू, हाँ, तो इंजन में जितनी भी जहाँ से भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड होगी उसके ऊपर पूरी, जैसे सपोज ऑर्डर के ऊपर 2-4 रीडायरेक्ट है, मतलब अगर हम ऐप डॉट, तो वो सब जगह से वो उठाकर इंजन में डाल देगा वैल्यू। मतलब नहीं समझा मैं, क्या कह रहा है। मतलब अगर सपोज बाय के आगे हम और कुछ और भी लगा दें, मतलब उसी कॉन्फ़िगरेशन गेट के साथ, हाँ हाँ, बाई के साथ स्लैश करके कुछ और लिख दें। हाँ मतलब हम एक जगह और ऑर्डर्स पे रीडायरेक्ट करवाएं, किसी भी उसमें रेंडर करवाएं ऑर्डर्स दोबारा से एक जगह कहीं और, तब भी अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो सारे इंजन में जाते हैं, सारे के सारे की वैल्यूज उसकी। मतलब तू बोल रहा है जो तू कुछ ऐसा बोल रहा है, तो ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा कि बाय /x है यहाँ पर। हाँ ऐसे ही कुछ और हम ऑर्डर्स पे रीडायरेक्ट करवाएं, तो ऑर्डर्स पे रीडायरेक्ट कराएं, जैसे ऑर्डर्स पे तो रीडायरेक्ट हो रहा है रेंडर से, कह रहा है कि ये करा दूं मैं, ये कह रहा है तू, है ना। हाँ है ना, तो उसे हाँ, एक ही यार, एक बारी में एक चलेगा ना, तो एक बारी में एक का रिस्पॉन्स आएगा, एक चला कर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ चल रहा समझ गया ना, तो उसे एक से मतलब है ना। ये तो देखो एक्स पे ये चल गया, वाई पे ये चल गया, और बाय पे ये चल गया। ठीक है जी, पर्पस समझ आ गया। मेन है सबको पर्पस हिट कर जाए यार, ये है क्या चीज, ये हमने करी क्या है, ये समझ आ जाए तुम लोगों को। बाकी कुछ है ही नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ वेब डेवलपमेंट तो इतनी आसान कर दी यार, इतनी आसान मैंने तो देखी नहीं लाइफ में, इतनी आसान से वेब डेवलपमेंट है। इस वजह से मैं खुद जावा में लिखता आजकल कोड
किसी भी कस्टमर ऑर्डर आता है तो चल इसमें बनवा ले, क्योंकि मेरे को पता जल्दी जल्दी सब कुछ बन जाएगा इसमें। जावा में लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में। क्लियर बात आप लोग, इसलिए तो कंपनीज एकदम से मूव हुई है इन सब चीजों पे, कॉस्ट बच जाती है ना बहुत जबरदस्त लेवल पे। क्योंकि आप देखो तो सब कुछ तो बना बनाया, बस प्लग प्लग करना, दिमाग लगाना है बस प्लग करने में। चीजें बहुत सारी है क्योंकि मेच्योर फ्रेमवर्क है, इसलिए चीजें बहुत सारी बना के दी हुई है। यहाँ तक समझ आ गई बात आप सबको? तो एक बार वापस आते हैं एक बार अपने उसी लिस्ट के ऊपर। तो राइट खत्म, सेंड फाइल खत्म, रेंडर खत्म, डाउनलोड पे जरा नजर आते हैं, डाउनलोड कैसे काम करता है। तो अगर तुम कोई होता है ना कि जैसे अपने कॉलेज में ऐसा होता है कि ये ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, या ये सिलेबस डाउनलोड कर लो, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर लो, फिर उसे भर के भेज दो। तो ऐसे ही अगर हम चाहते हैं अपने में भी फीचर डाउनलोड कर देना, तो वो हम दे सकते हैं। तो यूजर आउट्स पे जाता हूँ मैं। जैसे कि एक सर मैं भी काम करूंगा, सर टूर्नामेंट ऐप है सर, तो उसमें भी एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा कि यहाँ से डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जा सकते हो, या डायरेक्टली वेबसाइट पर कुछ भी करा दे भाई डाउनलोड, मूवी डाउनलोड करा दे, वीडियो डाउनलोड करा दे, ऑडियो डाउनलोड करा दे, पीडीएफ भेज दे, जो मन करे डाउनलोड करा। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट और हमने यूआरएल के दे दिया डाउनलोड। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ जाके बना बनाया मेथड है, बस इतना से काम है, रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड, बस ये लिख दो। और इसके साथ तुम क्या स्पेसिफाई कर दो, कोई पाथ जहां से तुम डाउनलोड कराना चाहते हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से कोई लोकेशन उठा लेनी चाहिए जो तुम डाउनलोड करवाना चाहते हो। तो मान लो मैं यहाँ से पहुंच गया डॉक्यूमेंट्स में, मान लो जी यहाँ से हम पहुंच गए rocket.png पे। ठीक है, ये लोकेशन है सपोज, इससे नहीं होगी कॉपी है, तो मैं इसे राइट क्लिक करके ये कॉपी कर लिया। सपोज ये मेरे मशीन की भी लोकेशन है, कि सर्वर पे जो लोकेशन होगी ऐसी होगी कोई लोकेशन, और बस तुम यहाँ जाके उसका फुल फ्लेज पाथ बता दो। या अगर तुम्हें साफ सुथरा करना है, तुम्हें पता भाई एफएस वाला तरीका, पाथ वाला तरीका, पाथ बना लो और फिर ऐसा कर लो। यहाँ इसके दो आर्गुमेंट भेज दो, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब जैसे ही तुम इस पे डाउनलोड पे जाओगे, /डाउनलोड लिखोगे, वो डाउनलोड करके तुम्हारे मशीन पे ले आएगा इस फाइल को। तो अगर हम यहाँ जाएं इस जगह और यहाँ जाकर लिख देते हैं हम /डाउनलोड, ये देखो जी आ गई rocket1.png, और सेव का बटन दबाएंगे तो डाउनलोड में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखो बॉटम पे आ गई। हाँ जी, सबको बात समझ आ गई? इसे ओपन करके वेरीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गई। क्लैरिटी सबको? क्लियर है सबको बात? तो ये रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड हमें समझ आ गया सबको कि कैसे काम करता है। फिर एक बार लिस्ट में चल जाते हैं यार, ये भी खत्म हुआ, रेंडर भी खत्म हुआ। फिर आती है बात जेसन की, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कि तुम अगर तुम कोई आगे चल के ऐसा एपीआई बनाना चाहते हो, जैसे मान लो किसी बंदे ने फ्लटर में कुछ कोड लिखा है, एक बंदे ने नोड में जाके कुछ कोड लिख दिया, अब मोबाइल ऐप के लिए काम करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो लिखेगा राउट डॉट, मान लो गेट पे लिख देता हूँ फिलहाल, /API, जानू से नाम दे रहा हूँ /API/ उस एपीआई का नाम, तो मान लो उस एपीआई का नाम है यूजर इन्फो। ठीक है, फिर रिक्वेस्ट इसके अंदर, फिर रिस्पॉन्स, फिर ये एरो, फिर ऐसा, फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन नाम का मेथड है। ठीक है, इसमें जाकर मैंने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा, वेर ऑब्जेक्ट आईडी ऐसा, नेम मान लो राम, ठीक है, सैलरी कुछ उसकी कोई सैलरी मान लो, हमने कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल ली उसकी, इसको यहाँ पास किया, दैट्स इट, खत्म। अब हमारे पास बन गया API/यूजर-इन्फो। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ देते हैं API/यूजर-इन्फो, जेसन देना शुरू कर दिया इसने। अब तुम इस जेसन को कहीं पे भी कंज्यूम कर जाओ, और तुम ध्यान दो तो इसने है ना अपने आप डबल कोट्स लगा दिए हैं फील्ड्स के ऊपर, मैंने नहीं लगाए, मैंने तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाया था। ये इसकी खासियत है रिस्पॉन्स डॉट जेसन की, अपने आप जेसन में कन्वर्ट करके भेजता है, और जो न्यूमेरिक फील्ड होती है उस पर डबल कोट्स लगते नहीं, तुम्हें पता है, सबको टेस्ट है। एपीआई बनाना देख रहे हो कितना आसान सा कर दिया इन लोगों ने, बस हमें तो डायनेमिक बनाना है, हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना है, वहां से डलाना है, डेटा आगे आप फेंक देना है, वहाँ रिएक्ट वाला बैठा होगा या फ्लटर वाला, कोई भी बैठा हो टेक्नोलॉजी को, उसे कंज्यूम कर जाएगा। हाँ जी, पावर समझ आ रही है आप लोगों को इसकी, किस लेवल पे काम कर रहा है? अच्छा, अब एक और चीज भी देख लो, इसके साथ साथ एक मेथड और बचता है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट क्या करता है देख लेते हैं। रीडायरेक्ट का काम क्या होता है, कभी कभार हमारे पास कोई यूआरएल होता है, वो यूआरएल पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, तो हम कहते हैं कि भाई कुछ काम इससे करवा लो, कुछ काम आगे वाला करेगा इसके लिए। ठीक है, तो हम रीडायरेक्ट कर देते हैं।
तो जैसे कि सपोज समझना, मैं कॉल लगा रहा हूँ एपीआई यूजर इन्फो को, ठीक है, और सपोज ये कह रहा है कि भाई मेरे पास ऑब्जेक्ट तो आ गया है, लेकिन मैं आगे जो बाकी काम करवाता हूँ ना वो किसी और से करवाता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे रीडायरेक्ट कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को, कि भाई इसे रीडायरेक्ट कर देते हैं, फिर इसे चलाना शुरू करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाकर एक तो पहले काम करते हैं, रिक्वेस्ट में जाकर मैं एक मिनट में एक बार चेक कर लूँ यार, इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, जिससे और क्लैरिटी है। रिक्वेस्ट एक्सप्रेस वाले को मेरे को ऐड न्यू पैरामीटर, क्योंकि मेरे को उस पैरामीटर को ऐड करना है। तो एक तो डॉट पैरम है ये मेरे पास, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पे खेल जाता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट माई ओबीजे। तो मैं इसका ना यूसेज दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, और ओबीजे। तो मैंने क्या किया, जो ओबीजे मेरे पास पड़ा था ना, तो रिक्वेस्ट को तो ऑब्जेक्ट आया हुआ था, लेकिन उस रिक्वेस्ट में क्या नहीं था, ये ओबीजे नहीं था, तो मैंने उसके क्वेरी में डाल दिया, बॉडी में नहीं डाला, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट होती तो बॉडी में डालता। तो मैंने क्वेरी में माई ओबीजे में ओबीजे डालकर यहाँ रख दिया, और इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ध्यान देना रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। और रीडायरेक्ट करके मैं पहुंच गया लेट्स से एपीआई डॉट यूजर इन्फो 2 पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसी को फिर से कॉपी कर दिया। तो तुम्हें समझ आना चाहिए इससे हुआ क्या होगा। तो जब मैंने ऐसा किया तो मैं अब आ गया इस जगह, और यहाँ जाके मैं लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ लिख दिया मैंने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट माई ओपीजे। तो तुम्हें समझ आना चाहिए, देखो यहाँ से रीडायरेक्ट कर जाएगा किस पे, यूजर इन्फो 2 पे। तो उसका मतलब ये खुद काम नहीं कर पा रहा पूरा, तो इसने अपनी डेलीगेशन किसको दी, यूजर इन्फो 2 को। यूजर इन्फो 2 ने जाकर उस ऑब्जेक्ट को दिखाने का काम कर दिया। तो ये दिखा नहीं रहा, सिर्फ भर रहा है, ये फिल करता है और आगे भेज देता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ जाएं और हम ए पे यूजर इन्फो पे, देखो तो ये क्या हुआ भाई, फटा है क्या, मुझे लग रहा है कुछ तो फटा है इसमें। request.query.myobj, request.query.myobj, और यहाँ से रिस्पॉन्स जो रीडायरेक्ट किया था यहाँ पहुंचा दिया, क्या टेंशन है। तो एक बार चेक करें console.log, request.query.myobj लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी ले लेते हैं हम एक बार ये लाइन, बस यहाँ 2 कॉलम 3 कॉलम मार देते हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हो क्या रहा है। तो एपीआई में यूजर इन्फो पे जा रहे हैं हम, अब चेक कर लेते हैं यार। ये रिक्वेस्ट अनडिफाइंड, ये रिक्वेस्ट सही आ रही है, तो ऐसे नहीं लेके जाएगा डेटा ये, मुझे तो लग रहा है। एक मिनट, ये जो क्षितिज पूछा ऐसे ही कर रहा हूँ यार, मैं रीडायरेक्ट तो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रीडायरेक्ट कर डेटा भी ले जाऊँ साथ में। तो ये ऐसा तो करेगा नहीं, तो मैं एक काम और करता हूँ, रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट विद डेटा, क्योंकि मुझे तो ये करना है। मुझे लग रहा है ठीक है, ये ऐसे नहीं लेके जाने का डेटा यार, जैसा मैं सोच रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं लेके जाने का। क्यों, उसकी वजह बताता हूँ। जब भी हम रीडायरेक्ट करते हैं ना, तो रीडायरेक्ट क्या करता है, वो पेज मतलब क्लाइंट साइड से रीडायरेक्ट करता है, इसलिए वो रिक्वेस्ट किल कर देता है।
तो पुरानी रिक्वेस्ट रहती है उसके पास। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क आईडी, ठीक है, आईडी कॉलन आईडी इक्वल टू प्लस ओबीजे डॉट आईडी, ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूँ, तो डेटा जाएगा इसके साथ। फिर प्लस एम्परसन नेम इक्वल टू, तो ये सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये सर्वर साइड पे डेटा नहीं भेज पाता, तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ प्लस ओबीजे डॉट नेम। तो मैंने दो चीजें भेज दी फिलहाल, ठीक है, मैं ये नहीं भेज रहा हूँ, दिस इज इलीगल, ये नहीं अलाउ करता ऐसे। तो मैंने डेटा भेजा, तो ये यहाँ पहुंचाएगा इस डेटा को, ठीक है। और इसके आगे मैं स्टार लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता ना इसके आगे क्या क्या होगा, तो मैंने स्टार लिख दिया इसके आगे, नहीं भी लिखूँ तब भी काम चलेगा। तो अब मेरे पास रिक्वेस्ट में डेटा आ गया हुआ, तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी आया होगा मेरे पास, और तो मुझे इस बार ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर कि करली ब्रैकेट आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट आईडी, फिर कॉमा नेम कॉलन रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम, ठीक है। फिर ये जेसन रिजल्ट देगा। तो अब यहाँ चेक करते हैं हम एक बार, तो ये रीडायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज पे तो हमें रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं डेटा के साथ रीडायरेक्ट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो API/यूजर इन्फो, तो देखो ये गया डेटा और ये यहाँ मिल गया, लेकिन देखो छापा किसने, यूजर इन्फो 2 ने छापा। सो लर्निंग क्या है, सिर्फ लर्निंग ये कि अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कराना है और विद डेटा भी रीडायरेक्ट कराना है, तो आप उसे एज अ पैरामीटर का पास के साथ पास कर दो, ठीक है। तो रीडायरेक्ट का पर्पस हो गया मूविंग फ्रॉम वन रिक्वेस्ट टू अनदर रिक्वेस्ट, पहुंचाने के लिए हमारे पास रीडायरेक्ट है। तो हमारे पास, हमें समझ आ जाना चाहिए कि हमारे पास रिस्पांस भेजने के सारे तरीके हम लोगों ने सीख लिए। हाँ जी, यहाँ सर ये तो गेट के लिए था, पोस्ट में अगर करते वो कैसे होता, फिर बॉडी में डाल के कैसे देते? तो अगर हम पोस्ट में करेंगे ना, तो ये अपने आप इंटेलिजेंस लगा देगा उस पर, क्योंकि इसके पास बॉडी यहाँ नहीं मिलेगा ना उसे। तो अगर मेरे पास पोस्ट में है, मान लो ये है मेरे पास पोस्ट में, तो मान लेते हैं हम ये वाली लाइन जो है मेरे पास, एक मिनट, मान लेते हैं ये वाली जो लाइन है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां से पहुंच जाता हूँ राउट डॉट पोस्ट, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं रीडायरेक्ट रेड लॉगिन कर देता हूँ इसका नाम, ठीक है, क्योंकि रीडायरेक्ट होके आएगा, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ले लेते हैं, ठीक है। इस पे हम ये तो पेस्ट कर देते हैं डैशबोर्ड, ये सब चीजें, और इसके पास जो डेटा होगा वो ऑलरेडी रिक्वेस्ट में भरा ही हुआ है, ध्यान देना, उसका डेटा रिक्वेस्ट में भरा ही हुआ है, तो हम उसको एज इट इज यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एज इट इज यहाँ से निकाल लिया क्योंकि रिक्वेस्ट में भरा हुआ सेम रिक्वेस्ट को तो आगे भेज रहा हूँ मैं। अब क्या करते हैं हम, इसको कर देते हैं कमेंट, और इसके लिए देते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और ये हटा देते हैं हम रीडायरेक्ट में स्लैश रेड लॉगिन, तो यहाँ पहुंचा देगा मैं। तो हम जाएंगे लॉगिन पे, वो पहुंचाएगा मैं रेड लॉगिन पे। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं login.html से, यहाँ रहते हैं राम लॉगिन किया, रेड लॉगिन पे जा तो रहा है, अरे ये क्या बोला है, उप्स क्यों बोला है इसने मेरे को, उप्स यू डिड समथिंग रॉन्ग, क्यों कहाँ, रेड लॉगिन पे तो गया ये, गया तो, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसने यूआरएल पलट दिया, ये गड़बड़ हुई है, इसे यूआरएल नहीं बदलना चाहिए था। क्योंकि अभी क्या कर रहा है, अभी है ना, ये जब हम लिख रहे हैं रेड लॉगिन, ये गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, इस पे समझना मेरी बात ध्यान से, ये गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, मैं जानता हूँ कि गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, कैसे मुझे पता चल गया, क्योंकि इसने यूआरएल बदल दिया, और जब भी यूआरएल बदलेगा ना तो समझ लेना गेट हो जाएगी रिक्वेस्ट, मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को, देखो गेट, ठीक है। अब देखना तुम्हें दिख जाएगा कि वो तुम्हें कहाँ पहुंचाता है। तो बैक करते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा, देखो रेड लॉगिन, और फिर प्रॉपर्टी कैरेट पे फटना था, क्यों फट गया, क्योंकि अनडिफाइंड जा रही थी वैल्यूज, क्योंकि इसके बाद बॉडी में तो डेटा आएगा नहीं कभी भी, तो इसलिए ये समझ आ गया, देखो यहाँ तक वो लेके गया तुम्हें, और
फटा है फिर वो यहाँ जाकर, क्योंकि जो डैशबोर्ड पे गया तो डैशबोर्ड में हमने यूआईडी निकाला, यूआईडी से हमने उसे कंडीशन लगा रखे। तो अगर मैं यहाँ जाकर ये वाला ना, तो अगर मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं इफ यूआईडी ट्रूथी, ये ट्रूथी हो गया ना, अगर ट्रूथी है तो यहाँ चले जाना वरना मत जाना। तो तुम्हें अब दिख जाएगा कि यार वो तुम्हें खाली डब्बे खाली अनडिफाइंड पे पहुंच जाएगा, ब्लैंक वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो मैं लॉग इन करता हूँ, देख रहे हो ना वेलकम, तो इससे समझ आ रहा है ना वो रीडायरेक्ट असल में ये जो हम रेड लॉगिन कर रहे हैं तो रीडायरेक्ट हमेशा गेट पे पहुंचा रहा है। तो हमें इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, कोई और ऑल्टरनेटिव लाइब्रेरी में मिलेगा मुझे लग रहा है। रीडायरेक्ट टू पोस्ट, रीडायरेक्ट टू पोस्ट पे ही करना है हमें, क्योंकि ये हमेशा से हो जाता है। तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बना रखा है अभी कि हम पोस्ट से पोस्ट पे पहुंचाएं। क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट रीड डायरेक्ट वही काम कर रहा है। तो रिस्पॉन्स डॉट रीड डायरेक्ट तो बेकार है अपने लिए इस मोमेंट के लिए। चेक कर लेता हूँ कोई एक्सप्रेस ने कोई मेथड दिया है मुझे या नहीं दिया है, क्योंकि पोस्ट पे रीडायरेक्ट तो दिखाई रहा है नहीं। जो यार उसका तरीका बनाता हूँ मैं, जो इसका क्वेश्चन आया ना, तो ये बात समझिए भाई जिनका क्वेश्चन था। सबसे पहली बात, रीडायरेक्ट हमेशा गेट के साथ काम कर रहा है। वो मेरे को ऐसे पता लगा क्योंकि यूआरएल चेंज हो रहा था। अगर यूआरएल चेंज नहीं होता ना तो वो पोस्ट पे काम करता, क्योंकि पोस्ट हमेशा सर्वर साइड से होकर आता है, गेट हमेशा क्लाइंट साइड से होकर आता है। गेट का मतलब ये है ना, मांगता है वो। तो अगर वो गेट, क्योंकि वो घूम के गेट पे आता है, तो प्रॉब्लम ये रहेगी हमेशा कि हम जो भी डेटा निकालने की कोशिश करेंगे उसे वो कभी राउट मिलेगा नहीं, इसलिए उसे राउट नहीं मिलता था, ये एरर आता था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ इसके हिसाब से कि ये वाला कोड चले, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। इसे कट कर रहा हूँ, कट करके यहाँ जाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं यूजर नेक्स्ट राउट। ये समझना, ये सिर्फ कोड लेवल पे खेल रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इसके पास है ही नहीं वाला फीचर, तो जबरदस्ती हम कुछ कर ही नहीं सकते इस पर। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ से जाकर इतना तो काम मुझे करना ही पड़ेगा। इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसे, ये मैंने पेस्ट कर दिया इसे, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करता हूँ जैसे कर रहे थे हम। ठीक है, ध्यान से सुनते हैं ना सब लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जब मैं गेम खेलूंगा इस पे, वो ये है कि मैं पहुंचा इस जगह लॉगिन पे। लॉगिन से मैं चाहता हूँ कि वो चाहे रेड लॉगिन पे, तो वो पहुंच जाए रेड लॉगिन पे। नहीं है, इम्पॉसिबल है यहाँ से पहुंचना रीडायरेक्ट से, समझ लो। गेट से वो सिर्फ गेट का पाथ ही फॉलो करता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐप डॉट जेएस पे जाऊंगा। ऐप डॉट जेएस पे जाकर ये देखूंगा मेरा राउट का है, ये देखो ये है मेरा यूजर राउट है ना। इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, इसके साथ यहाँ जाके डाल कर आऊंगा यूजर नेक्स्ट राउट। ठीक है, ये मैं डालकर आ गया, चेक कर ले सही स्पेलिंग है ना, यूजर नेक्स्ट राउट। ठीक है, ये मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यूजर आउट्स पे जाके बोलूंगा जब यूजर आईडी पासवर्ड ठीक मिले तुम्हें, तो तुम जाकर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और या तो तुम लोगों को ये मिडलवेयर है तो उसके पास क्या नेक्स्ट, तो मैं से बोल दो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट से क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, ये चला जाएगा इसके नेक्स्ट की वजह से यहाँ नीचे चला जाएगा, ध्यान देना, यहाँ चला जाएगा नीचे। ठीक है, यूजर नेक्स्ट आउट की तरफ। ठीक है, और यूजर नेक्स्ट आउट पे मैंने किसको बिठा रखा है, रेड लॉगिन को। ठीक है, तो उसे चला जाना चाहिए किस तरफ, रेड लॉगिन की तरफ। तो रेड लॉगिन की तरफ जाकर इसे एग्जीक्यूट करके आ जाना चाहिए। समझ रहे हो बात, ये किसके लिए काम हो गया, नेक्स्ट के लिए।
बस मुझे ये चेक करना है कि रेड लॉगिन में घुसने दे रहा है। तो पहला काम तो नहीं, इसकी तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि नेक्स्ट करके इस पे चला जाए, इसके नेक्स्ट के सीक्वेंस में यही बैठा हो। वो चेक करते हैं, वरना एक काम हो रहा है मेरे पास करने के लिए। तो यहाँ जाते हैं पहले हम। आई होप सबको समझ आ गई होगी प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ जाते हैं, लॉगिन पे पहुँचते हैं, राम पे पहुँचते हैं, राम पे पहुँचते हैं, लॉगिन पे पहुँचते हैं। क्या बोल रहा है यार, उप्स टाइप समथिंग रॉन्ग। बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब देखो नेक्स्ट तो करने गया होगा, गारंटी है नेक्स्ट तो करने गया हो, लेकिन रुका नहीं। तो ठीक है, नहीं रुकता तो ऐसे रुक जा भाई। तो बोलता हूँ ऐसे रुक जा। ठीक है, समझ आई बात आप सबको? ये सबको डाइजेस्ट हुई बात कि मैंने क्या किया है? मैंने उसी का आगे सेम नाम से राउट क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो नेक्स्ट करेगा तो लॉगिन को ढूंढता था। तो लॉगिन को ढूंढा उसने, लॉगिन को ढूंढ के यहाँ पहुंच गया और देखो वेलकम राम सबको दे दिया। समझ आ गई बात है? तो ये मिस है फीचर, समझना आप लोग, ये फीचर मिस कर रखा है एक्सप्रेस ने, तो हमने बिल्ड कर दिया। सर वो रीडायरेक्ट बाय डिफॉल्ट गेट से क्यों होता है? या देख, इसके पीछे अगर तू बात समझे तो समझ में आएगी पूरे ढंग से मेरी बात। रीडायरेक्शन जब होती है ना, तो रीडायरेक्शन दो तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, जनरली। तो मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग्स पढ़ी हैं, तो मैं बता देता हूँ। जब कोई बंदा सर्वलेट पढ़ता है तो उसे रीडायरेक्शन के दो तरीके सिखाए जाते हैं। उसे सिखाया जाता है एक तरीका फॉरवर्ड नाम से, एक सिखाया जाता है सेंड रीडायरेक्ट। क्योंकि जावा इतनी मेच्योर प्रोग्रामिंग है अपने टाइम की, तो उसने दो तरीके बनाया, सेंड रीडायरेक्ट क्लाइंट साइड रीडायरेक्टिंग करने के लिए, और फॉरवर्ड सर्वर साइड रीडायरेक्टिंग करने के लिए। ध्यान सुनो मेरी बात को। तो उसने दो मेथड बना दिया, क्लाइंट साइड रीडायरेक्ट, सर्वर साइड रीडायरेक्ट। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा कर रहा है। देख भाई, हमने यहाँ से क्लाइंट से बैठ के रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, सर्वर के पास रिक्वेस्ट है स्लैश लॉगिन की। ध्यान सुनियो, स्लैश लॉगिन की। अब उसने बोला कि तुमने क्या लिखा कोड में, ध्यान सुनियो, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ये लिखा हमने। तो ये क्या है? रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स मतलब क्या? यहाँ जाओ, तो यहाँ चला गया। क्या लेकर चला गया? देख ध्यान से, वो लेकर चला गया स्लैश और जो हमारा राउट का नाम था, जो भी हमने रख रखा था ना, रेड लॉगिन, ये लेकर चला गया यहाँ पर। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब जो रेड लॉगिन लेके चला गया ना, तो उसने बोला अब मैं वापस आऊंगा इसे ढूंढने यहीं पे। अब उसने कहा जब मैं वापस आऊंगा तो मैं यहाँ से, क्योंकि मैं अपने आप खुद रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैं अपने आप खुद रिक्वेस्ट बना रहा हूँ, तो मैं तो पोस्ट बना ही नहीं सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सी रिक्वेस्ट होती है हमने पढ़ा है, गेट। तो उसने रेड लॉगिन को कौन सी रिक्वेस्ट से भेज दिया? गेट से। अब उसने यहाँ जाकर किसको ढूंढना शुरू कर दिया? रेड लॉगिन गेट वाला। अब हमने चलो बना भी दिया रेड लॉगिन गेट वाला, तो उससे क्या हुआ? रिक्वेस्ट खत्म हो गई, क्योंकि जब वो यहाँ गया रिस्पॉन्स लेके, तो अब जो दोबारा नई रिक्वेस्ट आई तो वो तो फ्रेश आई ना। समझ आ रही मेरी बात? कि वो रिक्वेस्ट कैसे आई? फ्रेश आई। फ्रेश आई तो गेट से आई, गेट से आई तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी तो कहाँ मिलता है? सिर्फ पोस्ट में। समझ आ रही मेरी बात? तो ये दिक्कत फेस हुई हमें। क्यों? क्योंकि इन्होंने बनाया ए पे ऐसा रिस्पॉन्स के साथ रीडायरेक्ट। अब इन्होंने बहुत सोच के बनाया, ऐसा नहीं कि इनकी गलती है। इन्होंने बोला कि भाई जब तुम सर्वर साइड पे ही रहना चाहते हो, ध्यान सुनो, जब तुम सर्वर साइड पे रहना चाहते हो तो तुम मिडलवेयर यूज करो ना, रिक्वेस्ट लो, रिस्पॉन्स लो, नेक्स्ट करो। इसका मतलब तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आई, तुम रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते अभी। ध्यान सुनना, तुम रिक्वेस्ट आकर तुम रिस्पॉन्स नहीं भेज सकते, तो तुम नेक्स्ट कर लो ना। मैंने भी वही किया सोच के। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ जी, बताओ, क्लियर हुई बात नहीं हुई? यस सर, यस सर, यस सर। ये किया इन लोगों ने। तो इसका मतलब ये सोच ले, ये ज्यादा इंटेलिजेंट निकल गया ना, कि उन्होंने फॉरवर्ड नहीं बनाया। जैसे जावा ने क्या किया था, फॉरवर्ड और सेंड रीडायरेक्ट बनाए थे, दो अलग अलग मेथड। इन्होंने बोला हमारे पास मिडलवेयर है ना, वही काम कर जाएगा। वही सर्वर पे तो होगा, तो सर्वर पे होगा तो रिस्पॉन्स तो भेजा नहीं। नेक्स्ट हम पहले क्या करते थे, रीडायरेक्ट क्या करता है? रिस्पॉन्स भेज देता है। रिस्पॉन्स भेजने के बाद रीडायरेक्ट करता है, तो वो दो रिक्वेस्ट बनाता है ना। पहली रिक्वेस्ट आती है, उसका रिस्पॉन्स, फिर दूसरी रिक्वेस्ट जाती है। जब दूसरी रिक्वेस्ट जाती है तो गेट ही जाएगी वो, क्योंकि वो अपने आप जा रही है। हाँ जी, डाइजेस्ट होगी सबको मेरी बात? तो इस वजह से अगर हम यहाँ देखें भी ना, आउटकम में तुम लोग ध्यान दो तो तुम्हें फर्क भी दिखेगा। तो जब मैंने वेलकम राम किया ना, तो वो अंदर ही अंदर रीडायरेक्ट करके, देखो अंदर ही अंदर कर गया ना, नाम ही नहीं आ रहा हो। तो इसका मतलब अंदर ही अंदर कर रहा है, मतलब नाम वही आ रहा होगा लॉगिन वाला, क्योंकि मैंने नाम तो वही रखा है।
लेकिन द सर पॉइंट लेकिन वो रिडायरेक्ट के लिए जो हम करेंगे राउट वो सेम लेकिन नेम से होगा, जैसे लॉगिन है तो लॉगिन से ही हम सेम रिडायरेक्ट करेंगे, राउट बनाएंगे। सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं ना। और ये भी देखना, ये इसलिए है ना क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने आप करता है। अगर समझे नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट मिडलवेयर को ढूंढता है, तो अगर उसका नाम अलग होगा तो ढूंढ नहीं पाएगा ना उसे। क्लियर बात है? तो ये हमने, अगर मान लो कोई इंटरव्यू इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, सर्वर साइड रीडायरेक्शन, क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन, तो तुमने बोल दिया रीडायरेक्ट इज फॉर क्लाइंट साइड रीडायरेक्शन। सर्वर साइड रीडायरेक्शन के लिए क्रिएट योर ओन मिडलवेयर। ठीक है जी, तो ये हमें डाइजेस्ट हो गया। अभी कुछ इश्यूज है जो मेरे को तुम लोगों के सामने हाईलाइट करने हैं। जैसे कि सोचना जरा, बहुत ध्यान से सोचने की बात है कि अगर मान लो ये यूआरएल कोई बंदा उठाता है, देखते कौन सोच के बता पाता है तुम में से, और वो अपनी मशीन पे अपना एक नया ब्राउजर खोल रहा है ना, वो यूआरएल तुम्हारा कहीं से कॉपी पेस्ट करके ले आया और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, तो ये क्या है? ये क्या हुआ है? सोचो, स्लैश लॉगिन मैंने एंटर मारा, फ्रेश रिक्वेस्ट गई है इसलिए वो सर्वर एचटीटीपी रिक्वेस्ट गई है इसलिए तो नया रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा वहाँ पे। तो अब एक काम करते हैं, हमें ना पहले यहाँ जाते हैं, ये जो हमने बना रखे हैं, तो ध्यान देना ये बना रखा था मैंने, इस वजह से बच गया ये, समझना। मेरे हिसाब से फट जाना चाहिए था। इसके पास एक गेट भी था ना, तो गेट में यूजर आईडी पासवर्ड गया नहीं, खाली गया तो उसने वेलकम छाप दिया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, इस सपोर्ट को बंद कर देता हूँ, तो और बुरा होने वाला है। मैंने इसे बंद कर दिया। अब देखो अब क्या होता है, देख लो, अब तो और बुरा नहीं हो गया। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट कोई अपने पास है नहीं, तो यहाँ चल जाएगा। आइडली क्या करना चाहिए था इसे? सोचो, लॉगिन का करना पेज, लॉगिन का पेज खोल देना चाहिए था कि जा भाई लॉगिन कर। इसके लिए हम अगला टॉपिक के लिए तैयार हैं, डेट इज कॉल्ड सेशन मैनेजमेंट। तो हम लगाएंगे इसका सेशन मैनेजमेंट, कि जब यूजर लॉगिन होगा तो उसका एक सेशन बनेगा। अगर सेशन होगा तो तुम अंदर जाने देंगे उसे, क्योंकि मान लो कोई बंदा लॉगिन करके बैठा है, जैसे तुम लोग जीमेल पे लॉगिन करके बैठे होते हो, तो तुम टैब खोल के दोबारा से जीमेल खोलो तो जीमेल का इनबॉक्स खुलता है ना सीधा, ये तो नहीं होता ना तुमसे लॉगिन मांगे। तो वो सेशन मैनेजमेंट है, वही हम करेंगे। अगर आप लॉग्ड इन हो और अपने नया टैब खोला और पेस्ट किया यूआरएल, तो उसी पेज पे आ जाओ सीधा। क्लियर हुई बात आप लोगों को? लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आपको रिडायरेक्ट कर दिया लॉगिन पेज पे, ये नहीं दिखाया। इसके लिए हम पढ़ेंगे सेशन मैनेजमेंट। तो जो अगली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ, साथ में मोंगो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मोंगो सीखने वाले हैं कि मोंगो कैसे यूज किया जाता है। तो हम 1-2 क्लास लगेंगे मोंगो की सारी कमांड सीखने में। काफी सारी कमांड्स है मोंगो की, इसलिए टाइम जाता है बहुत। तो जाएंगे 3 घंटे तो जाएंगे हमारे से, 2 क्लास मान के जाता हूँ, 3 घंटे लगेंगे मोंगो की सिर्फ कमांड सीखने में। फिर हमें 2 घंटे और लगेंगे मोंगो को इंटीग्रेट करने में नोड के एक्सप्रेस के साथ। तब जाके हमारी एप्लीकेशन असल में एक लॉगिन पेज तैयार होगा जो डेटाबेस से बात करके चेक करके बताएगा और फिर सेशन हैंडल करेगा। तो बिल्कुल फिर वैसा हो जाएगा जैसा होता है बाकी सब वेबसाइट्स पे। हाँ जी, सबको बात समझ आ रही है बात? तो फिर हम इसी को उठाकर पूरा मैं एक डेटाबेस डिजाइन बनाऊंगा आप लोगों के सामने। उस डेटाबेस डिजाइन के हिसाब से हम लोग कनेक्ट कर देंगे शॉपिंग का, समझ रहे हो? तो शॉपिंग का हम पूरा वेब वर्जन बना के छोड़ देंगे, फिर इसी का हम वेब एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो मैं एक टीम है मेरे पास फ्लटर की, वो लोग ना शॉपिंग ही बना रहे हैं मोबाइल ऐप में। ठीक है, और मैं आप ही लोगों से उसका बैकएंड दिखा दूंगा। तो हम देखो क्या कर रहे हैं, उसका वेब तो बना ही रहे हैं हम सब लोग। जब हम उसका वेब बना रहे हैं तो हम उसी को ऐसा बना देंगे कि फ्लटर वाले हमसे कनेक्ट हो जाए सीधा, और वो अपनी शॉपिंग यानी कि उनका डेटाबेस है वो हम डिजाइन कर देंगे और डेटाबेस को यूज कर लेंगे नोड वाली साइड पे, और वो कंज्यूम कर लेंगे हमारी चीजों, तो हमें समझ आ जाएगी कि कितना सही चल रहा है। तो हमारा वेबसाइट भी तैयार हो जाएगी और हमारी वेब एपीआई भी तैयार हो जाएगी, दोनों चीजें तैयार हो जाएगी। क्लियर हुई बात आप लोग? फिर हम इसी को रिएक्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम अपना वेब एपीआई बनाएंगे, फ्लटर वालों को भी काम आएगा और रिएक्ट वालों को भी काम भी आएगा। डाइजेस्ट सबको बात है। तो हमें एक बार एफर्ट लगाना है और हमें तीन एप्लीकेशन चलनी शुरू हो जाएंगी, रिएक्ट वाली भी, फ्लटर वाली भी और अपनी वेब वाली भी। क्लैरिटी है सबको? तो ये हम धीरे धीरे करने वाले हैं। आज मैंने इतना ये सिखा दिया, इस कोड को मैं शेयर कर रहा हूँ, उसे देख। अब हर कोड को डेली देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, और ये करना बहुत जरूरी है बाय हैंड। सर एक डाउट था, जैसे कि हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पोस्ट रिक्वेस्ट ही करेंगे, और लॉगिन करके सर हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ईमेल में होता है हम इनबॉक्स पे चले जाते हैं रिडायरेक्ट होकर, तो सर वो कैसे होगा फिर? क्योंकि इनबॉक्स को तो हम फिर लॉगिन उससे राउट से नहीं बना सकते।
भाई जब हम इनबॉक्स पे जाते हैं तो इनबॉक्स तो रीडायरेक्ट है ना, गेट रिक्वेस्ट है, वो तो नया पेज खोल रहा है ना एक तरीके का, ये नहीं सोचना। जैसे कि लॉगिन होते ही सीधा हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं ना उस पे। हाँ तो भाई लॉगिन में रीडायरेक्ट लिख दे यार, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, बस ये लिख दे। जैसे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखा और इनबॉक्स लिखा, इनबॉक्स में पहुंच जाएगा। क्या टेंशन है इसमें, ये तो करना है। ठीक है। लेकिन अब मैं फंसाता हूँ तेरे क्वेश्चन पे। अब तुम्हें हाँ तो बड़ी जल्दी भर ली, तुमने सोचा नहीं। अब मैं पहुंच गया भाई, तू हाँ अभी तो मैंने बताया कि जब गेट से रिक्वेस्ट जाती है तो वो यूजर आईडी तो लेके जा ही नहीं पाएगा आगे। अब मैं चाहता हूँ इनबॉक्स में दिखा वेलकम अमित, ये तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि तेरे पास वो तो पोस्ट में था, पोस्ट से गेट पे जाते क्या होता है, स्किल कर जाता है, तो प्रॉब्लम तो फिर सामने वही आ गई। तब आएगा काम सेशन का, तो हम सेशन में भर देंगे उसे। और सेशन कहता है मैं तब तक हर पेज पे लेके आता हूँ, चाहे गेट हो चाहे पोस्ट हो, ध्यान सुनना, चाहे गेट हो चाहे पोस्ट हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने सेशन में अगर इसे भर दिया तो जब तक बंदा लॉग आउट नहीं करेगा हर पेज पे डेटा शेयर कर दूंगा, समझ रहे हो। तो हम यूजर आईडी को उठाकर सेशन में भर देंगे और सेशन अवेलेबल होगा हर पेज में, उसे मतलब नहीं गेट पोस्ट से। समझ आ रही बात आप लोगों को, इसलिए हम सेशन पढ़ेंगे। तो सेशन बहुत सारे काम करेगा ना, हर पेज पे हमारा नाम दिखाएगा कि कौन लॉग्ड इन है, ठीक है। और अगर हम लॉग इन नहीं है तो हम किसी पेज पे घुस नहीं पाएंगे। और लॉग आउट का फीचर देंगे, और अगर हमने थोड़ी देर तक काम नहीं किया तो सेशन अपने आप एक्सपायर हो जाए। जो ये पूरा वेबसाइट वाला फंडा हो गया ना, जैसा हर वेबसाइट पे होता है, ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो ये अभी बचा है हम लोगों ने पोस्ट, हमने समझ लिया पोस्ट से कैसे रिडायरेक्शन की जाती है और गेट से कैसे रिडायरेक्शन करती है। पोस्ट अपने खुद बना दी रिडायरेक्शन, गेट हमें बड़ी बनाई मिली थी, ठीक है जी। चलो तो मैं इस कोड को कर रहा हूँ अपलोड। सर जैसे हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें रीडायरेक्ट जो करना है, जैसे 10 सेकंड का कोई मैसेज दिखा के उसके बाद करना है, तो इसके लिए रीडायरेक्ट के पास कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें मैं टाइम भेज सकूं, या फिर मैं सेट टाइम आउट यूज करता हूं उसमें? उसमें हम सेट टाइम आउट यूज करेंगे। हम क्लाइंट साइड पे खेलते हैं सारी चीजें ना, क्योंकि फिर क्लाइंट साइड के कंट्रोल में। तो हम पहले उसे एक पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, उसके विंडो डॉट ऑन लोड पे हम जाकर लगा देंगे सेट टाइम आउट। उस पे वो 10 सेकंड का काउंटर चलेगा, 10 9 8 7 6 ऐसे दिखा देंगे उस पर, या सेट इंटरवल जैसा कुछ लगा के छोड़ देंगे। तो जैसे वो हो जाएगा फिर हम वहां जाके लिख देंगे लोकेशन डॉट href, जो डॉम में नहीं होता, समझ लो बात। ठीक सर, एक और चीज थी, जैसे जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है उसके पास बॉडी तो होती है, लेकिन लेकिन उसको पार्स करना नहीं आता उसे, इसलिए हमने वो बॉडी पार्सर की लाइब्रेरी यूज करी थी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो बॉडी नाम की जो की है ना वो अनडिफाइंड है, क्योंकि उससे समझ लो उसे लो लेवल पे कुछ काम पता ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा समझना की तो बनाई है लेकिन अनडिफाइंड है, समझ रहे हो। अब बॉडी पार्सर जाकर ये इंटेलिजेंस लगा दे तब उसका नाम बॉडी पार्सर है। वो उसमें से उठाता है रिक्वेस्ट में से बॉडी निकालता है, बॉडी निकाल के उस पर कैलकुलेशन करता है, फिर बॉडी नाम के की में उसे फिल करता है। तो रिक्वेस्ट नाम का जो पैकेट है उसे पढ़ लेता है वो बॉडी पार्सर। क्लियर हुई बात? यस सर, एक और चीज थी, जैसे जो साइट्स होती है ना कुछ जैसे रिज्यूमे टेम्पलेट वाली जो होती है, उसमें जाके हम जैसे अपना यूजर नेम, मतलब जो भी हमें डिटेल्स भरनी है, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब डालते हैं, और उसका फिर वो एक टेम्पलेट जनरेट करके यूजर स्पेसिफिक बना के दे देते हैं। तो सर वो बैकएंड में काम कैसे करते हैं? मतलब उनके पास तो एक पहले से टेम्पलेट होगा ही ना, उसको बस पॉपुलेट कर रहे हैं और पकड़ा रहे हैं यूजर को अपने। बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। ये जो जैसे वर्डप्रेस समझ लो ना, वर्डप्रेस भी क्या करके बैठा है, उसके बाद ढेर सारी टेम्पलेट्स है। अगर ये वाला काम करना है ना तुम लोगों को, तो मेरे को पता है बहुत सारी लाइब्रेरीज के लिए बहुत कम एफर्ट है इसके लिए, बड़े आराम से बना दोगे। इसे ना हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, ठीक है, क्योंकि कंटेंट को तो मैनेज कर रहे हैं, तो नोड इसमें बहुत बढ़िया है। उसके बाद बहुत कुछ है इस सब चीजों के लिए। तो मैं मतलब कोड के जो हमने कोर्स पढ़ा है इसके अपार्ट बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सी लाइब्रेरी लगानी है। बहुत कम एफर्ट है बनाने में, बड़े आराम से बन जाती है सब चीजें, समझ लो। तो मैं लाइब्रेरीज बताऊंगा जिससे हाँ जी, एक बार बता देना। ठीक, वो पूरा डेटाबेस सब खड़ा कर देते हैं पीछे जाकर, लाइब्रेरीज सर्विस तक लिख कर देते हैं पीछे तक की, बस उससे फ्रेंड्स कनेक्ट करो चल जाएगा, ठीक है जी।
लेकिन मेरे पास अगर ये रेज्यूमे वाला तुम बनाना चाहते हो ना, तो मेरे पास का बहुत बढ़िया आइडिया है, ठीक है, तो तुम उससे बना सकते हो, वो मैं आइडिया तुम लोगों को शेयर कर सकता हूँ, उस आइडिया को बिल्ड करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बिल्कुल सीरियस हो इस रेज्यूमे वाले में कि हाँ जी मेरे को ऐसा कुछ रेज्यूमे, ऐसा कुछ सर्विस बनानी है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं उस आइडिया को शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हम उसे कॉपीराइट करके उसे लोड करते हैं उस आइडिया को, क्योंकि अभी तक वो यूनिक है, तो जो बना रहा है उसका बेनिफिट है, मैं बनवा रहा हूँ तो मेरे बेनिफिट है, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है सर, एक बार कर देना शेयर। चलो जी, मैं इस कोड को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, तो मिलेंगे हम थर्सडे। सर हाँ जी, सर एक बार जो लास्ट टाइम बॉडी पार्सर किया ना, वो एक बार दोबारा बता दो। उसमें कुछ भी नहीं दोस्त, 40% उसमें कहाँ, मतलब उसका सर उसमें अभी ये तो पता लग गया वो यूज क्या था, मतलब वो तो, लेकिन ये जो एक्सटेंडेड फॉल्स था और ये सब था ना, ये सब एक बॉडी पार्स करते हैं बॉडी को। अब यूआरएल इनकोडेड, इसका मतलब हमने पढ़ा ही है, कई बार देखा होगा तो यूआरएल में परसेंटेज 20 ऐसे कुछ करेक्टर लग जाता है स्पेशल, तो उसको इनकोड करने के लिए यूआरएल इनकोडेड है। एक्सटेंडेड फॉल्स इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है कि जो डेटा आपके पास आ रहा हो उसमें कुछ बाइट्स आ रही हो, तो बाइट्स आने की वजह से वो बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है, इसलिए हम एक्सटेंडेड फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि अगर वो एक्सटेंडेड ट्रू होगा तो उसके अंदर कोई बाइट्स आ रही है मेरे पास, तो उसको मेरे को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मेरे पास कोई बाइट्स आई नहीं रही, मैंने हमेशा एक्सटेंडेड फॉल्स ले रखा है। अगर कोई डेटा बाइट्स की फॉर्म में आता है तो एक्सटेंडेड ट्रू कर दो, वो सिर्फ तभी आएगा जब तुम अपलोड करोगे किसी फाइल को, अपलोड किया तो भी बाइट्स आनी शुरू होगी, तब डेटा की रेंज बड़ी हो जाएगी, दैट्स व्हाई एक्सटेंडेड ट्रू है। जब तुम सिर्फ फॉर्म से डेटा ले रहे हो एक्सटेंडेड फॉल्स है, ठीक है। और बॉडी पार्सल डॉट जेसन लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे डेटा जेसन में भी आ सकता है। ठीक है। ठीक है, चलो फिर मैं इसे वाइंड अप कर रहा हूँ, कोड अपलोड कर रहा हूँ तुम लोगों का, वहां से कोड पिक कर। हाँ जी सर, जो ऐप डॉट यूज होता है वो खुद एक मिडलवेयर होता है? ऐप डॉट यूज मिडलवेयर को कंज्यूम कर रहा है यार, असल में देखा जाए तो उसके अंदर हम मिडलवेयर पास कर रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, वो मैं नेट पे पढ़ रहा था ना, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ऐप डॉट यूज एक खुद ग्लोबल मिडलवेयर होता है। हम उसे ऐसा बोलते हैं, कंजम्पशन है मिडलवेयर की, वो खुद मिडलवेयर तो नहीं है, मैं उसे मिडलवेयर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके अंदर आर्गुमेंट पास होता है पूरा मिडलवेयर को, हाँ जी कंजम्पशन के लिए मिडलवेयर, मिडलवेयर तो नहीं बोल सकते उसे, ठीक है, कि उसके खुद के आर्गुमेंट रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट नहीं है, उसके अंदर फंक्शन पास होता है बस, जिसमें रिक्वेस्ट रिस्पांस नेक्स्ट है, वो मिडलवेयर में ऐड करने का काम करता है बस, इससे भी और ठीक है। चलिए मैं इसे एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, और आप कोड एक्सेस कर लेना गिट पे से।